आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है। सबसे पहले लिखिए रेफरिंग ऑफ, रेफर की क्या स्पेलिंग होती है? आर ई डबल आर होगा ना, रेफरिंग ऑफ इम्पीडेंसेस। इम्पीडेंस को कैसे रेफर करते हैं? रेफरिंग ऑफ इम्पीडेंसेस, ठीक है। इम्पीडेंस को कैसे रेफर करते हैं? सबसे पहले ये देखिए कैसे रेफर किया जाता है इम्पीडेंस को। ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है, मान लीजिए आइडियल है। अगर कुछ नहीं दे रखा है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस या लीकेज रिएक्टेंस अगर नहीं दे रखा होता तो डिफॉल्ट कंडीशन में हम क्या मानते हैं? आइडियल। अब सुनिए, और यहां पे मान लीजिए कोई इंपीडेंस लगा रखा है, कोई Z लगा रखा, ZL, ठीक है। और ये टर्न से N1, ये टर्न से मान लीजिए N2, ठीक है। ZL को ये लगा रखा है, लोड इंपीडेंस। अब अगर मैं इसी ZL को इधर से देखूं तो कितना नजर आएगा? इधर से अगर मैं देखूं तो कितना नजर आएगा? देखो, यहां से यहां की वोल्टेज है E2 और करंट यहां से जा रहा है I2, तो यहां से आपको ZL नजर आ रहा है, आगे का इंपीडेंस, ठीक है। बट आपको यहां से देखना है कि कितना नजर आएगा। तो कैसे देखेंगे? जरा देखिए किस तरह से ये काम करेंगे, जरा देखिए। किसी भी इंपीडेंस को कैसे चेक करते हैं? जैसे कोई सर्किट है, उसका अगर मुझे इंपीडेंस चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं? उसका अगर कोई इंपीडेंस चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं बताओ? मल्टीमीटर उठाते हैं और मल्टीमीटर उसके टर्मिनल के क्रॉस कनेक्ट करते हैं। यही काम करते हैं इंपीडेंस मेजर करने के लिए। भाई कोई भी सर्किट है, उसका रेजिस्टेंस मुझे मेजर करना है तो क्या करते हैं? मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस वाले स्केल पे लेके आते हैं और लगा के देख लेते हैं कितना रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली मल्टीमीटर क्या करता है? ऐसा क्या होता है उसके अंदर जो चेक करता है? वो बेसिकली एक वोल्टेज अप्लाई करता है और करंट को मेजर कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई करेगा E2 और करंट को मेजर कर लेगा I2 और E2 अपॉन I2 करके देख लेगा। तो ऑब्वियसली ओम्स लॉ लग गया। भाई वोल्टेज मैंने E2 अप्लाई की तो करंट ये कितना शक कर रहा है? I2, तो इसका मतलब आगे का इंपीडेंस क्या होना चाहिए? E2 अपॉन I2। ओम्स लॉ तो यही कर रहा है। तो एग्जैक्टली यहां से अगर मैं देखूं, यहां की वोल्टेज है E2 और यहां की वोल्टेज है E1 और यहां का करंट है मान लीजिए I2, यहां की वोल्टेज है E2 और यहां करंट है I2। अब बताओ यहां से जो इंपीडेंस नजर आ रहा है वो कितना आ रहा है? ZL। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने कितनी अप्लाई की हुई है? E2 और करंट कितना शक कर रहा है? ये I2। तो ये जो है ये किसके बराबर आएगा? ZL के बराबर। सही बात है, क्योंकि यहां से आगे का इंपीडेंस कितना है? ZL। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, बट मुझे चाहिए यहां की वोल्टेज डिवाइड बाय यहां का करंट। मुझे ये चाहिए, मैं चाहता हूं कि यहां पे जो मैंने वोल्टेज अप्लाई की है, क्योंकि मुझे यहां से आगे का इंपीडेंस चाहिए ना, मुझे तो इससे आगे का इंपीडेंस चाहिए, प्राइमरी साइड से देखना है मुझे इंपीडेंस, ठीक है। तो प्राइमरी साइड से कितना इंपीडेंस नजर आएगा वो मुझे देखना है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यहां की सप्लाई वोल्टेज तो VT है, मुझे VT डिवाइड बाय क्या चाहिए? I1। देखो ना, वोल्टेज यहाँ पे VT अप्लाई की है और करंट कितना है? I1। तो मुझे यहां से आगे का इंपीडेंस चाहिए, मुझे चाहिए VT अपॉन I1, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। सेकेंडरी साइड से तो E2 अपॉन I2 ZL दे रखा है, आपको बताना है कि प्राइमरी साइड से कितना नजर आएगा। अगर मैं इसको इधर रेफर करूं तो इधर इसका अफेक्ट कितना नजर आएगा, इस ZL का कितना अफेक्ट आएगा, मतलब मुझे चाहिए VT अपॉन I1। अब मैंने आपको बोला मैं इस ट्रांसफॉर्मर को कैसा लेके चल रहा हूं? आइडियल। अगर मैं आइडियल लेके चल रहा हूं तो यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज क्या होता है? सेम, क्योंकि कॉइल के अंदर कोई रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, कोई लीकेज भी नहीं होगा। तो इसका मतलब एक तरह से VT और E1 क्या होंगे? दोनों सेम होंगे। तो VT की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? E1 अपॉन I1। मुझे पता नहीं, समझ आया? इधर से ZL मुझे नजर आ रहा है तो इधर से कितना नजर आएगा? उसके लिए यहाँ की वोल्टेज है E1, VT की जगह E1 लिख लो, पैरेलल है तो सेम ही होगा ना। ये E1 है, E1 अपॉन I1 निकाल दो, जरा देखो कैसे निकाले। E2 अपॉन I2 मुझे पता है, E1 अपॉन I1 चाहिए, कैसे निकाले? मैं जानता हूँ E1 अपॉन E2 क्या है, बताओ जरा। N1 by N2 एंड I1 अपॉन I2 क्या है? N2 by N। सही बात है, N2 by N। तो आप बताइए E2 की जगह पे क्या लिखोगे? E1 की टर्म में लिख दो ना, और I2 को किसकी टर्म में लिख दो? I1 की टर्म में लिख दो। तो बताओ क्या बना? ये बना E2 की जगह पे E1 इंटू, बताओ क्या बना? E2 की जगह पे E1 इंटू N2 by N1 डिवाइड बाई I2 की जगह पे क्या लिखोगे?
I1 into N1 by N2 इज इक्वल टू क्या बनेगा ZN। तो यहां से E1 अपॉन I1 निकाल के बताओ क्या E1 अपॉन I1 इज इक्वल टू ZL into क्या बना बताओ जरा N1 by N2 का होल स्क्वायर। या और ये मैं पहले ही करवा चुका हूं आपको इंपेडेंस मैचिंग टेक्निक में, ठीक है। बेसिकली ये ट्रांसफर की एप्लीकेशन थी, शायद पहले या दूसरे लेक्चर में करवाया था मैंने, इंपेडेंस मैचिंग टेक्निक एप्लीकेशन में समझाया था मैंने आपको। तो खैर उसको छोड़िए, तो जरा देखिए इधर से अगर मुझे ZL नजर आ रहा है तो इधर से कितना नजर आएगा, इधर से नजर आएगा ZL into N1 by N2 का स्क्वायर। इसको रेफर करना ही बोलते हैं, इंपेडेंस को इधर रेफर कर दो। मतलब जरा देखिए इसका क्या मतलब है, रेफर करने का क्या मतलब है। अगर आपको इधर से ZL नजर आ रहा है तो इस ZL को आप इधर रेफर कर सकते हैं सोर्स की तरफ, मतलब इस ट्रांसफॉर्मर को बाईपास कर सकते हो आप। अगर आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे, इक्विवेलेंट बनाओगे इस पूरे सर्किट का, तो जरा देखिए पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैसे बनेगा। आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो और यहाँ पे ZL की जगह पे क्या लिख लो N1 by N2 का स्क्वायर, इतना फॉर्म। ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम ही है सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों भाई, क्योंकि सोर्स को पता ही नहीं चलेगा कि आगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है कि इंपेडेंस लगा हुआ। क्यों, क्योंकि जितना करंट यहां से जा रहा है उतना ही करंट यहां भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया, जरा देखो यहां पे ZL लगा हुआ था, आपने इसको रेफर कर दिया इधर, उसका इक्विवेलेंट इफेक्ट इधर ले लिया, इतना आया, तो बस आपने इसको इससे रिप्रेजेंट कर दिया। क्या सोर्स को पता चलेगा? नहीं। क्यों नहीं पता चलेगा सोर्स को? क्योंकि अल्टीमेटली सोर्स से तो करंट उतना ही जा रहा था, यहां पे भी और यहां पे भी उतना ही है, समझ आया। तो इसको इस तरह से हम बोलते हैं रेफर करना, इसको रेफर करना बोलते हैं कि एक साइड का जो इंपेडेंस था दूसरी साइड रेफर कर दिया। और रेफर करने का तरीका क्या है, जो भी इंपेडेंस है जिस साइड आप रेफर कर रहे हो उस साइड की टर्म ऊपर रखो, ऑपोजिट साइड की नीचे रखो और क्या कर दो स्क्वायर। इस तरह से हम रेफर करते हैं, समझ आया। तो रेफर करना जरा देखिए कैसे करते हैं। इंपेडेंस को कैसे रेफर किया जाता है, इंपेडेंस या रेजिस्टेंस को कैसे रेफर किया जाता है। जरूरी नहीं है आप इधर से इधर रेफर कर रहे हो, अगर कोई इधर इंपेडेंस लगा होता आप उधर रेफर करना होता, वो भी सेम बिहेवियर है। आप ऑलवेज ये रूल याद रखिए कि जिस साइड आपको रेफर करना है उस साइड की टर्म ऊपर रखेंगे, ऑपोजिट साइड की नीचे, और क्या कर देंगे स्क्वायर। समझ आया अभी? इस तरह से हम इंपेडेंस को रेफर करते हैं, मतलब उसका इफेक्ट इधर ले आते हैं, बस ट्रांसफार्मर को बाईपास कर देते हैं, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपने ये तो मुझसे पूछा ही नहीं कि सर ये रेशियो आपने पॉजिटिव क्यों लिख दिया और ये रेशियो पॉजिटिव क्यों लिख दिया, आपने डॉट का ध्यान दिया ही नहीं। जरा देखिए डॉट लगाओ ट्रांसफार्मर, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रेशियो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है। आप डॉट लगाइए जरा, यहां पे डॉट कहां पे आएगा ऊपर, पहला डॉट यहां पे लगा दो, तो दूसरी तरफ डॉट कहां आएगा ऊपर ही आएगा। आप जरा देखो, आप पोलैरिटी देखो E1 और E2 की डॉट के ऊपर कैसी है, E1 की डॉट पे प्लस है और E2 की डॉट पे प्लस है, इसका मतलब सही है, डॉट पे सेम पोलैरिटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा पॉजिटिव। ये बिल्कुल सही लिखा आपने। दूसरा करंट का भी मैंने कल बताया था, यहां से करंट क्या कर रहा है बताओ जरा, कॉइल के अंदर नीचे आ रहा है, क्या कहते हैं, इसका मतलब डॉट से क्या कर रहा है, ये लीव कर रहा है, और यहां पे जो करंट है वो क्या कर रहा है, वो कॉइल में ऊपर की तरफ आ रहा है, क्या कहते हैं, इसका मतलब डॉट में क्या कर रहा है, ये करंट एंटर कर रहा है, बड़ा यार नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आ रहा, डॉट में एंटर कर रहा है। तो जब भी ऐसा होता था कि एक तरफ डॉट से लीव कर रहा है और एक तरफ एंटर कर रहा है, तो करंट का रेशियो क्या होता था पॉजिटिव, समझ आया। तो अब थोड़ा करेक्ट, मतलब एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलो ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, आप बार बार इसको चेक नहीं करोगे, बार बार नहीं करोगे, बट मैं शुरुआत में आपको चेक करवा के चल रहा हूँ कि ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रेशियो क्यों हो, और उसके बेसिस पे आपने फिर ये लिखा, ठीक है जी। तो मैंने बताया कि कैसे रेफर करते हैं, कैसे ट्रांसफार्मर को बाईपास किया जाता है, एक सर्किट को एक तरफ कैसे लेके आते हैं, दूसरे सर्किट को एक तरफ कैसे लेके आते हैं। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए रेफरिंग ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, वोल्टेज सोर्सेस को कैसे रेफर करते हैं। रेफरिंग ऑफ इंपेडेंस देखा मैंने, अब नेक्स्ट लिखिए रेफरिंग ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। सर जो सेकेंडरी साइड में पहले ZL में करंट E2 by I2 जा रहा था, अब रेफर करके लोड में करंट डिफरेंट जा रहा है। लोड में करंट जरा देखो, यहाँ पे करंट जाएगा I1, करंट वही जाएगा, वही जाएगा। अगर आप V2 को E1 देखोगे तो E1 देखो मुझे एक बात बताओ, पहले करंट कितना जा रहा था सर, सोर्स में नहीं कह रही मैं, लोड में कह रही हूँ। लोड में करंट बदल गया, लोड में बदल गया। लेकिन सुनो लोड में नहीं बदला, ZL में तो अभी भी उतना ही करंट है,
ZL का जो इफेक्टिव वैल्यू है उसमें बदल गया। पहले ZL में कितना था I2 करंट, अब एक बार तो इधर ZL नहीं रहा, पहली बात यहाँ पे ZL की वैल्यू बदल गई, कितनी आएगी ZL इंटू N1/N2 का स्क्वायर। तो ZL की जो इफेक्टिव वैल्यू है उसमें करंट बदल गया। ZL में तो स्टिल उतना ही जाएगा, ZL में अगर करंट निकालोगे उतना ही जाएगा जितना इसमें जा रहा है, ठीक है। कैसे निकालोगे ZL में करंट? ZL तो बना ही है जी, जरा देखो मैं बताता हूँ, आप बताओ VT अपॉन में ZL इंटू N1/N2 का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू I1। सही बात है, क्योंकि यहाँ से पहले भी करंट I1 जा रहा था, तो अभी भी करंट I1 ही जाना चाहिए। सोर्स को थोड़ी ना पता चला है कि रेफर कर दिया है, भाई ये दोनों तो एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है ना, समझे। तो अभी यहाँ पे I1 जा रहा था, तो अभी भी कितना जाएगा I1 ही जाएगा। तो इसका मतलब VT अपॉन ZL इंटू दिस इक्वल टू I1 मैं लिख सकता हूँ। अब जरा देखिए, मैं यहाँ से एक काम कर रहा हूँ, मैं ZL में करंट देखना चाहता हूँ कितना जा रहा है, ZL में करंट देखना चाहता हूँ कितना जा रहा है। तो ZL में कितना करंट जा रहा है, VT डिवाइड बाई ZL, ठीक है, इक्वल टू क्या बनेगा I1 इंटू N1/N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, क्या VT तो इस साइड की वोल्टेज है और ZL क्या है इस साइड का इंपीडेंस है, तो मुझे करंट मैं निकाल सकता हूँ क्या ये सही होगी? मैं नहीं, क्यों? क्योंकि वोल्टेज एक साइड की है और करंट इंपीडेंस एक साइड का है। तो या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस VT को भी क्या करना पड़ेगा E2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास ZL में करंट आएगा। और जैसे आप VT को E2 में कन्वर्ट करोगे, ये I1 अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। चेक करके देख लो, VT की वैल्यू E1 के बराबर है, तो VT की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं E1। अब E1 को E2 में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करें? मैं जानता हूं E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या है N1/N2, N1/N2 रख दो, ठीक है। इसको E2 ईटा में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा E2 इंटू N1/N2 डिवाइड बाई ZL इज इक्वल टू I1 इंटू N1/N2 का होल स्क्वायर। एक ये पावर कट गई, ठीक है। तो अब बताओ E2 अपॉन ZL क्या आया, इज इक्वल टू I1 इंटू N1/N2, और ये किसके बराबर होता है? या I2 के बराबर होता है, या I2 के बराबर होता है, आप समझे। तो इसका मतलब ZL में अगेन कितना करंट है I2 ही है, और जो I1 करंट है वो ZL में नहीं है, वो किसमें है? उसके इक्विवेलेंट वैल्यू में, उसकी इफेक्टिव वैल्यू में, जो इधर आप रेफर करने के बाद आई है। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? आगे बढ़ेंगे। एक और चीज ध्यान रखिए, देख एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, और वो ये है कि जब आप रेफर करते हो तो कनेक्शन कैसे करें। ये पॉइंट कहां से कनेक्ट होगा, यहां से, या फिर ये पॉइंट नीचे कनेक्ट होगा और ये पॉइंट ऊपर कनेक्ट होगा, ठीक है। जरा देखिए कैसे, मान लीजिए इस तरह का सर्किट दे रखे हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये सर्किट दे रखे हैं, 2 ओम, J6 ओम माइनस J3 ओम, सही है। और इधर आपको ये डायग्राम दे रखा है, 4 ओम and this is supply. This supply is 100 sin of 2t। मान लीजिए सप्लाई दे रखी है आपको वोल्टेज सोर्स, आपको बताना है करंट बताओ क्या आएगा, दिस IT क्या है, आपको ये बताना है ये करंट क्या है। अब जरा देखिए कैसे निकालते हैं, फाइंड IT, फाइंड IT। और ये दे रखा है आपको 2:1 का ट्रांसफॉर्मर, 2:1 का ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। जरा देखिए कैसे रेफर करते हैं। सारे के सारे इंपीडेंसेस हैं, देखो इधर भी सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सही बात है, और इधर भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो जरा देखो आप कैसे निकालें, करंट कैसे निकालें। देखो एक बार क्वेश्चन लिख लो, जल्दी करो भाई, उसके बाद जरा देखिए कैसे सोल्व करते हैं। आपको एक करंट बताना, देखो मैं इजी प्रॉब्लम से मुश्किल प्रॉब्लम तक लेके चलूंगा, बट आपको कंसेप्ट पकड़ के रखना है बस हाथ में, ठीक है। आपको कंसेप्ट नहीं छोड़ना है। और ये ट्रांसफॉर्मर कैसा दे रखा है, अगर इसकी इंटरनल बिहेवियर नहीं दे रखा तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर। चलिए बना लिया, देखिए फाइंड IT। अब एक बात समझिए कैसे करते हैं। सबसे पहले डॉट लगाइए, डॉट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर यहाँ पे डॉट में ऊपर लगा रहा हूं तो इधर कहां लगेगा, ऊपर ही लगेगा, ठीक है। डॉट लगा दिया। अब सुनो, जब भी आप रेफर करते हो, ये भी ओम है, ये भी ओम है, ये भी ओम है, सारे इसका तो सारे क्या है, रेजिस्टेंस या रिएक्टेंसेस है, या इंपीडेंस बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये जब इधर रेफर होंगे
तो किससे मल्टीप्लाई होंगे? n1 बाई n2। जिस साइड आप रेफर कर रहे हो उस साइड की टर्म ऊपर और अपोजिट साइड के नीचे और उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर रेफर होगा। लेकिन जो कनेक्शन होगा वो जरा देखिए, डॉट का कनेक्शन डॉट से होगा, डॉट पॉइंट का कनेक्शन डॉट पॉइंट से होगा, ऑलवेज याद रखिए। क्यों? क्योंकि डॉट पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज सेम फेज में होते हैं, वो सेम फेज में होते हैं, इसलिए डॉट को डॉट के साथ कनेक्ट करना है, ये ध्यान रखिए। इंपीडेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सोर्सेज जब आ जाएंगे तब गलती करोगे। इंपीडेंस में तो अगर उल्टा भी कनेक्ट कर दोगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोर्सेज में मिस्टेक हो जाएगी। तो क्या, चलिए जरा देखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो डॉट वाला पॉइंट किससे कनेक्ट होना है? डॉट से। तो आप एक काम कीजिए, बीच वाले ट्रांसफर को हटा दो, बाईपास कर दो इसको, ठीक है, इसको हटा दो और इसकी जगह पे जो डॉट वाला पॉइंट है वो किससे कनेक्ट कर दो? वो डॉट से कनेक्ट कर दो। और जो ये ओम है ये बदल जाएंगे अब, इनकी वैल्यूज कितनी बनेंगी बताओ? रेफर कर दिया ना हमने, प्राइमरी साइड लिया है, तो बताओ 6 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से, 2/1 के स्क्वायर से। रेजिस्टेंस या इंपीडेंसेस जो भी होते हैं उनको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? n1/n2 के स्क्वायर से। मतलब जिस साइड आप रेफर कर रहे हो उस साइड की टर्म ऊपर रखो, ऑपोजिट साइड के नीचे और उसका स्क्वायर करो, इससे मल्टीप्लाई करो। तो आप बताओ इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? J24। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा 8 ओम, 2 ओम था ना पहले, ये बन गया 8 ओम। और ये क्या बनेगा बताओ जरा? -J12। इस तरह का डायग्राम बनेगा। डॉट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जब कनेक्शन हो गया डॉट को हटा दो, इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब सुनो, करंट निकालना, करंट कैसे निकालें? आगे का इंपीडेंस निकालो, टोटल ओवरऑल इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालो, इक्विवेलेंट इंपीडेंस, और उसको 100 sin 2t से डिवाइड कर दो आगे वाले z से। अब z कैसे निकाले आगे का? देखो ये दोनों सीरीज है और उसके पैरेलल में क्या है? J24। तो जरा देखो, और उसके सीरीज में फर्दर क्या है? 4। तो जो z आएगा वो आएगा 4 प्लस 4, तो सीरीज में है तो 4 प्लस इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट ले लो। तो पैरेलल क्या आएगा बताओ? ये दोनों सीरीज में 8 - J12, Z1 into Z2 J24। पैरेलल ऐसे लेते ना, 8 - J12 plus J24। This is Z1 into Z2 divided by Z1 plus Z2। ऐसे करते हैं पैरेलल में, R1 R2 divided by R1 plus R2 नहीं होता। इस तरह से आप लिख लो Z1 Z2 divided by Z1 plus Z2, सही बात है। और उसके सीरीज में 4 है, तो ये आ गया इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट आ गया। जरा पता है कितना आएगा? 4 प्लस ये बन जाएगा 8 - J12, कॉम्प्लेक्स मोड में सोल्व करना पड़ेगा, J24 डिवाइड बाई 8 प्लस J12। यार कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो, इसकी जो भी वैल्यू आएगी आप निकाल लेना, a प्लस जे भी आएगा जो भी, ठीक है। किसी ने निकाला क्या? a प्लस जे भी में किसी ने निकाला कॉम्प्लेक्स मोड में? निकालो, कोई निकाला। अब जरा देखिए, अब जो करंट आएगा वो क्या आएगा? करंट आएगा दिस वोल्टेज सोर्स डिवाइड बाय दिस इंपीडेंस, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स कितना है? 100 sin 2t डिवाइड बाय दिस इंपीडेंस a प्लस जे भी, ठीक है। या फिर r एंगल थीटा में निकालो, पोलर फॉर्म में निकाल लो, इसको पोलर फॉर्म में निकाल लो। कैलकुलेटर पोलर फॉर्म में भी आंसर दे देता है, तो पोलर फॉर्म में बता दो, तो इसको आप पोलर फॉर्म में लिख लो, r एंगल थीटा। बताओ क्या आया? तो जो करंट आएगा वो जरा देखिए क्या आएगा। करंट में बता देता हूँ आपको, पहले बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? किसी ने निकाला है तो r एंगल थीटा में बता दो। हुआ पीछे कितना आंसर आया था r एंगल थीटा? 0.27 है जी, 27.73 एंगल माइनस 19.44, ठीक है भाई। ये बाकी जो अभी थर्ड ईयर स्टूडेंट है, ठीक है, जो अभी आए हैं थर्ड ईयर, वो कैलकुलेटर ले लोगे, ठीक है। हालांकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट अभी आपको क्लास में चाहिए, क्योंकि क्लास में जो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो मेरे आर्बिट्रेरी क्वेश्चन होते हैं, उनको सोल्व करना थोड़ा सा मुसीबत है। FX 991ES, ठीक है, ये वाला कैलकुलेटर लेना है, तो आप इसको खरीद लो, ठीक है, और इसको नेक्स्ट टाइम लेके आओ, या फिर आपके पास कोई भी कैलकुलेटर है तो उसको ले लो, ठीक है। हाँ जी, तो ये आया इंपीडेंस, ये आया। अब इसे डिवाइड करना है इसको, वोल्टेज को, तो वोल्टेज है 100 sin 2t डिवाइड बाय 27.73 एट एन एंगल ऑफ -19.44, ठीक है जी। तो जरा देखो, एंगल ऊपर आके क्या हो जाएगा? जो नीचे नेगेटिव एंगल है वो ऊपर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये बन जाएगा 100 अपॉन में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो 27.73 साइन ऑफ 2t, और ये एंगल ऊपर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 19.44। ये करंट आएगा, ये करंट आएगा, ठीक है। समझ आया करंट क्या है?
इस तरह का करंट आएगा इस सर्किट, जो ट्रांसफॉर्मर वाला सर्किट था, ये करंट आएगा ये वाला। अब सुनो, अगर आपसे ये पूछा होता उस ट्रांसफॉर्मर में, मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर में ये पूछा होगा, कुछ ऐसा कुछ डायग्राम था ना, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसा डायग्राम था। अगर मान लीजिए आपसे ये करंट पूछा होता तो आप क्या करते? अगर इधर वाला करंट पूछा होता तो क्या करते? आप इधर वाले सर्किट को इधर रेफर कर दो, सही बात है, कोई जरूरी है इधर को इधर भी लाना। अगर इधर भी ले आए हो तब भी ठीक है, लेकिन उस केस में जब आपने इधर को रेफर कर दिया, जब इधर वाली साइड को इधर रेफर कर दिया, उस केस में ये करंट जो है, अगर ये करंट I2 होता, मान लीजिए I2 डैश होता, तो अभी I2 डैश नहीं रहा, I2 डैश इनटू समथिंग कुछ आएगा, अलग आएगा, क्योंकि आपने इस साइड को रेफर कर दिया इधर, तो करंट भी बदल जाएगा, वोल्टेज भी बदल जाएगी, इंपीडेंस भी बदल जाएगी, समझ आया? तो फिर अगर आप इसको इधर रेफर कर रहे हो तो ये वाला करंट निकलेगा, इससे वापस फिर क्या निकालना पड़ेगा आपको? इस करंट को फिर से रेफर करना पड़ेगा उधर, और उससे क्या निकलेगा? I2 डैश। समझ आया मेरा पॉइंट? ठीक है, कैसे निकालते हैं, रेफर करना समझ आया, और कौन सा पॉइंट कहां से कनेक्ट होगा, क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? कौन सा? sin 2t plus 19.4। हाँ, क्या हुआ? 100 एंगल 2t होता है ना, 100 एंगल 0 है ना, साइन को रेफरेंस ले लो, तो 100 एंगल 0 है, साइन को रेफरेंस लेते हैं, इसमें 2t plus 0 नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 एंगल 0, सही है? नहीं 27.73 एंगल माइनस 90.44 को लिखेंगे ना, 27.73 cos cos माइनस 90.44 प्लस sin 90.44 प्लस ये साइन प्लस साइन, हाँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ये प्लस ये भी फोड़ जाएगा, अकेला sin ऊपर अकेला sin 2t नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये तो बेसिक चीज है। जरा देखो साइन को रेफरेंस ले लो तो बन जाएगा 100 एंगल 0 डिवाइड बाय दिस r एंगल थीटा, अब ये थीटा ऊपर चला जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें, तो 0 प्लस ये बनेगा 100 अपॉन 27.73 एट एन एंगल ऑफ, ये माइनस से ऊपर आगे क्या हो जाएगा, प्लस, इस तरह बन जाएगा। अब इसको वापस साइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड है, लिख लो, और फिर इसको लिख लो साइन, ये नेटवर्क थ्योरी के वो कांसेप्ट है, ये सी एनालिसिस, ठीक है, आपने मिस किए हैं, ठीक है, तो इसलिए वो आपको अभी मान के चलो ऐसा होता है, ठीक है, आपको समझा देंगे, नेटवर्क में समझ आएगा, ठीक है। एक बार अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे ऑलरेडी पब्लिक है वो लेक्चर, ठीक है, आप देख सकते हो, तो मैंने समझाया मैंने, ठीक है, ये कैसे करते हैं नंबर। साइन को रेफरेंस ले लो 100 एंगल 0 और इंपीडेंस को इस तरह लिख दो और इस तरह उसको डिवाइड कर लो, माइनस ऊपर आ जाएगा। अब वापस इसको साइन में कन्वर्ट करो, ठीक है, साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये इस तरह प्लस एंगल है तो 2t में जुड़ जाएगा और ये 100 अपॉन 27 के नीचे, ठीक है भाई, इस तरह से। चलिए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, इंपीडेंस के रेफरिंग पे मैं करवा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन जरा देखिए, आप कीजिएगा, एक क्वेश्चन और कीजिएगा। देख मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मर है, अब आप गलती करोगे और ये कॉइल ऐसे बनानी है, कैपेसिटर और रजिस्टर एंड इंडक्टर। साइन ऑफ 3t 4 ohm J6 ohm माइनस J2 ohm। अच्छा ये है 1:2 2:1, 2 टर्न इसकी है, 1 टर्न इसकी है, 3 टर्न इसकी है, ऐसे दे रखा है 2:1:3, ये रेशियो है, टर्न रेशियो है, ठीक है। फाइंड दिस करंट IT, फाइंड दिस करंट IT, आपको IT बताना है, फाइंड दिस करंट IT एंड द पावर फैक्टर ऑफ द होल सर्किट, ठीक है, कितना पावर फैक्टर नजर आएगा ये बताना है। रेफर करना सीख लो, एक बार ट्रांसफॉर्मर को बाईपास करना सीख लो, ट्रांसफॉर्मर को कैसे हटाते हैं सर्किट से, ठीक है। डॉट लगाए, डॉट लगाए, देखो यहाँ पे डॉट है,
पहला नोड यहाँ पे लगा दो अपनी मर्जी से, ठीक है। सप्लाई साइड पहला नोड लगा दो, तो बाकी नोड कहाँ आएगा बताओ जरा। इधर कहाँ पे नोड आएगा? नीचे। और इधर कहाँ नोड आएगा? राइट साइड। अब सुनो, जब आप इनको सब, इसको भी इधर रेफर करना पड़ेगा, इसको भी इधर रेफर करना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट होगा, ये पॉइंट भी यहाँ से कनेक्ट होगा। इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या आएंगे? दोनों पैरेलल में आएंगे, ठीक है, पैरेलल में आएंगे। जरा देखिए कैसे, जरा देखिए कैसे। मैं इसको रख कर दूं बीच वाले को, या फिर मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूं। जरा देखिए कैसे रेफर करेंगे। ये मेरी सप्लाई है विच इज 100 sin 3t, 100 sin 3t। अब जरा देखो इसको रेफर करते हैं सबसे पहले, तो -j2 है। अच्छा, ये जो डॉट पॉइंट है कहां पे कनेक्ट होगा? ऊपर। तो इसका मतलब ये जो डॉट पॉइंट था ये यहां पे डॉट था ना, यहां से कनेक्ट हो गया, और नीचे वाला पॉइंट ऑब्वियस है नीचे कनेक्ट होगा, ठीक है। अब बताओ कितना बनाइए? -j2 इंटू 2/3 का, क्योंकि जिस साइड आप रेफर कर रहे हो उस साइड रिटर्न ऊपर, ऑपोजिट के नीचे स्क्वायर। तो कितना बन गया? कितना हो गया? 4/9 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका कितना बन गया? -j8/9। कितने ओम आ गया? कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। सही बात है? यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी, पीछे डाउट है? ठीक है, समझ आया इसको कैसे रेफर किया? यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है डॉट, ये यहाँ से कनेक्ट होगा, सीधा यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप बताओ जरा, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से कनेक्ट होगा, और ये वाला पॉइंट नीचे कनेक्ट होगा, सही है। तो जरा देखो, जो जे से सही ऊपर आ जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब जे इंटू बताओ कितना आएगी? 6 इंटू बताओ कितने, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2/1 के स्क्वायर से। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 से। इसका मतलब क्या हो जाएगा? J24 ओम, और ये 4 क्या बनेगा? ये बन जाएगा 16 ओम। क्या कहते हैं? 16। समझ आया? क्लियर अभी कैसे कनेक्ट होगा? तो हमने रेफर कर दिया इसको इधर, इसको इधर, बस हो गया आपका क्वेश्चन। आज में करंट बताना है, करंट बताना है, तो आप इसका इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकाल लो, इसका इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकाल लो टोटल, और वोल्टेज को डिवाइड कर दो। वोल्टेज को लिख लो 100∠0, साइन को रेफरेंस ले लो, उसको लिख लो 100∠0, क्योंकि इसके अंदर 0 ऐड हो रखा है, 3t + 0 है, ठीक है। तो 100∠0 लिख लो, और इसका इंपेडेंस निकालो, इसको r∠θ में निकालो पूरे इंपेडेंस को, ठीक है। इंपेडेंस को पैरेलल लेना ना, दिस इंपेडेंस, दिस ब्रांच इंपेडेंस एंड दिस ब्रांच इंपेडेंस, उनको दोनों को पैरेलल में लेना, ठीक है। तो पैरेलल में लेना होगा तो इक्विवेलेंट आ जाएगा उसका, और 100∠0 डिवाइड बाय दैट इक्विवेलेंट इंपेडेंस, आप नेट करंट निकाल सकते हो, ये वाला, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ कितना आया? करंट आ गया तो आपका पावर फैक्टर भी आ जाएगा। आप देख लो करंट इस वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, और कितना लीड या लैग कर रहा है, ठीक है, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो उससे फिर जितना एंगल लीड या लैग कर रहा है उसका कोसाइन ले लो, पावर फैक्टर आ जाएगा। सही बात है? तो आप बताओ क्या क्या करंट आएगा, कितना करंट आएगा? 109.6 एट एन एंगल ऑफ 88.9 88.9 डिग्री, ये आया करंट। एक बार चेक कर लो भी। इंपेडेंस कैसे निकाला? दिस इंपेडेंस पैरेलल दिस इंपेडेंस, तो Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कैलकुलेटर में, ऐसा आप 1/1/Z1 प्लस 1/Z2, इसे आ जाएगा डायरेक्ट। दिस इज ओवरऑल इंपेडेंस, ठीक है, ये इक्विवेलेंट इंपेडेंस आ गया, ठीक है। ऐसे तो निकालते हैं 1/Z1 प्लस 1/Z2, पैरेलल करते हैं ना, तो 1/, इक्विवेलेंट इंपेडेंस या फिर आ जाएगा Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2, ओवरऑल इक्विवेलेंट इंपेडेंस आ जाएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय दिस ओवरऑल इंपेडेंस, उससे क्या आ जाएगा? करंट, करंट ये आएगा, ठीक है। समझ आ गई? अब बताओ करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? वोल्टेज का एंगल 0 है, सप्लाई वोल्टेज का, करंट 88.9 डिग्री, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। इसका मतलब ये लीडिंग पावर फैक्टर में वर्क कर रहा है, ट्रांसफार्मर जो है लीडिंग पावर फैक्टर में वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर ये लीडिंग पावर फैक्टर वर्क कर रहा है तो इसका पावर फैक्टर भी हम निकाल सकते हैं। कितना बताओ जरा, दोनों का डिफरेंस देखो, वोल्टेज का एंगल और करंट के एंगल का डिफरेंस कितना है? 88.9 डिग्री, बस तो कोस ले लो इसको, समझ आया? तो आपके पास क्या आ जाएगा? पावर फैक्टर। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से रेफर करते हैं, लेकिन आपको एक डाउट आना चाहिए। आप बोलोगे कि सर गलती से अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ से कनेक्ट कर देता तो क्या गलती होती? भाई विदाउट डॉट वाला पॉइंट इससे कनेक्ट कर देता और नीचे वाला यहाँ कनेक्ट कर देता, कोई गलती होती है? नहीं, बस ये ऊपर 4, ये 16 ऊपर आ जाता, ये नीचे आ जाता। इंपेडेंस में कोई मिस्टेक होती नहीं ना। नहीं, अगर मैं डॉट लिखूं ही ना और बिना सोचे समझे रेफर कर दूं
ठीक है, ये यहाँ पे ले आओ, ये यहाँ पे ले आओ, बिना सोचे समझे रेफर कर दो, तो क्या उससे गलती होगी? नहीं। जरा डायग्राम बना के देखो, कोई गलती नहीं होगी। क्यों भाई? अगर मैं इसको इधर रेफर करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और कितना बनेगा? ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा J24, और ये कितना बनेगा? इसको इधर लेके आऊंगा तो ये भी पैरेलल में आ जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ से, ये वाला पॉइंट यहाँ से, या ये वाला पॉइंट यहाँ पे कर दो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इंपीडेंस ही तो है। तो ये बन जाएगा -J8/9, सही है? कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं डॉट क्यों करवा रहा हूँ आपको? डॉट क्यों? क्योंकि मैं आगे का सोच रहा हूँ। यहाँ पे तो ठीक है, इंपीडेंसेस के केस में कोई टेंशन नहीं है आपको, डॉट लगाओ चाहे मत लगाओ, सीधा रेफर कर दो, सीधा सीधा ये कनेक्शन यहाँ पे कर दो, ये कनेक्शन यहाँ पे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट चाहे किधर भी हो किधर भी ना हो, अगर सारे के सारे इंपीडेंसेस हो। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस को सीधा कनेक्ट करो चाहे उल्टा कनेक्ट करो, एक ही बात है, समझा? चाहे 4 ओम का टर्मिनल ऊपर रखो, ये वाला टर्मिनल ऊपर रखो, ये नीचे रखो, या फिर ये ऊपर कर दो, ये नीचे कर दो, वो तो 4 का 4 ही रहना है, समझ रहे हो? तो इंपीडेंस में टर्मिनल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए डॉट लगाओ चाहे मत लगाओ, इंपीडेंस के केस में सेम ही आंसर आएगा, बट आंसर बदलेगा कब? जब यहाँ पे सोर्सेज आ गए। अब सोर्सेज आगे समझते हैं, तो आप पहले लिखिए रेफरिंग ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, वोल्टेज सोर्सेस। इंपीडेंस को रेफर करना सीखा हमने, अब सीखते हैं वोल्टेज सोर्सेस को कैसे रेफर करते हैं, ठीक है? वो जरा सीखते हैं, रख दो। वोल्टेज सोर्सेस को कैसे रेफर करते हैं। अब यहाँ पे मिस्टेक होगी भाई, यहाँ पे मिस्टेक्स होंगी, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से करेंगे। अच्छा, नोडल वगैरह सबको आता है? नोडल सबको आता है? नोडल में दिक्कत तो नहीं किसी को भाई, ठीक है? जो जूनियर लोग हैं, ठीक है? नोडल सबको आता है ना? चलिए, रेफरिंग ऑफ वोल्टेज सोर्स, ये जरा देखिए, रेफरिंग ऑफ वोल्टेज सोर्स का जरा देखिए कैसे। देखो, मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मर है, इस तरह से दे रखे हैं, और यहां पे चलो अब इंपीडेंस भी लगा देता हूं मैं, कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहां पे कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिया। पहले एक बार वोल्टेज सोर्स को देखो, यहां पे वोल्टेज है E2, मान लीजिए यहां पे वोल्टेज है E2, और यहां की वोल्टेज है E1, और ये डॉट है और ये डॉट है, ठीक है जी? अब चल देखिए, और ट्रांसफॉर्मर मेरा आइडियल है, मान लीजिए कुछ दे नहीं रखा तो आइडियल मानेंगे। तो अब सुनो, इधर जो E2 है उसका इफेक्ट इधर कितना है? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इससे कनेक्ट होगा, आप जानते हो, रेफर करते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट होते हैं, तो इधर वाले जो E2 है वो कितना बन जाएगा? इवन बन जाएगा, सीधी बात है। इसका मतलब E2 का जो इफेक्ट, सेकेंडरी साइड E2 का जो इफेक्ट है, वही इफेक्ट प्राइमरी साइड क्या बन जाएगा? इवन। नहीं समझे? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? जो इधर E2 है, यही पॉइंट तो यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ये रेफर होकर इधर कितनी आ जाएगी? इवन आ जाएगी। क्या कहते हैं? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? इसका मतलब ये है कि E2 अपॉन E1 मैं जानता हूं क्या है जी? N2/N1। तो E1 की वैल्यू क्या आएगी? यहां से E1 की वैल्यू आएगी E2 इंटू N1/N2। माने यहां से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर कोई सेकेंडरी साइड वोल्टेज दे रखी है, अगर उसका इफेक्ट आपको प्राइमरी साइड चाहिए, उसको प्राइमरी साइड पे देखना है कि कितना इफेक्ट आएगा, तो आप क्या करो? उस वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? जिस साइड आप रेफर कर रहे हो उस साइड की नंबर ऑफ टर्न्स से ऊपर रखो और ऑपोजिट साइड की नंबर ऑफ टर्न्स नीचे रखो। इसका मतलब N1/N2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही वोल्टेज आपकी इधर रेफर हो जाएगा। इसका इफेक्ट जो है E2 का, वो कितना इफेक्ट नजर आएगा? E1 नजर आएगा। आप समझे? E2 जो है वो रेफर हो जाएगा इस साइड, E1 नजर आएगा उसका। क्लियर हुआ? कैसे करते हैं? जो इस साइड वोल्टेज लगी हुई है, जो भी वोल्टेज है इस साइड, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करो। किससे? जिस साइड आप रेफर कर रहे हो उस साइड की टर्म ऊपर रखो, ऑपोजिट साइड के नीचे, इस रेशियो से मल्टीप्लाई करो। उससे क्या हो जाएगा? E2 का इफेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? E1, प्राइमरी साइड रेफर हो जाएगा। आपको समझ आया? ये हर वोल्टेज सोर्स में अप्लाई होगा, हर वोल्टेज में अप्लाई होगा। आप इधर कोई भी जितना भी वोल्टेज सोर्स लगे हुए सब पे यही कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, जरा देखिए कैसे। याद रहेगा एक पॉइंट, इंपेडेंस में स्क्वायर होता था, सोर्सेज में, वोल्टेज सोर्स में क्या है?
कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स में कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलिए मैं रब कर दूं, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। अब चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं, अब रेफर करके देखते हैं, ठीक है। देखिए मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उससे रेफर कर रहा हूं, जरा देखिए। एक क्वेश्चन है मेरे पास, पहले सिंपल लेते हैं फिर थोड़ा सा मुश्किल कर दूंगा, ठीक है। देखिए मेरे पास ये दे रखा आपको, फोर साइन 2t प्लस 30 डिग्री, ये दे रखा है, ठीक है। ये देखो पोलैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है। आपको बताना है ये करंट, आपको बताना है I2 क्या होगा। दिस इज 2:1 एंड आपको ये I1 भी बताना है। आपको बताना है I1 क्या होगा, I2 क्या होगा, ठीक है। I1 की वैल्यू, फाइंड I1 एंड I2, फाइंड I1 एंड I2। जरा देखें, देखो रेफर करते हैं, पहले डॉट लगाओ। अब डॉट नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी अगर आपने उल्टा सीधा रेफर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी का फर्क पड़ जाएगा अदरवाइज। जरा देखिए डॉट लगाइए, अगर एक डॉट यहाँ पे ऊपर लगा रहे हो, पहला डॉट अपनी मर्जी से लगा रहे हो, दूसरा कहाँ लगेगा, ऊपर ही लगेगा, वायर जो ऊपर से आ रहा है ना उसमें लगेगा, ठीक है। अब जरा देखिए, इसका मतलब है अगर मैं रेफर करूंगा इस साइड को तो ये पूरी साइड, ये वाला पॉइंट कहां से कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां से और ये वाला पॉइंट यहां से, क्या कहते हो, सही बात है। और जो इंपीडेंस है वो इंपीडेंस के अकॉर्डिंग रेफर होंगे, और जो सोर्सेज है वो वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग रेफर होगा। चलिए जरा रेफर करते हैं, इधर की तरफ लेके आते हैं, तो बताओ क्या बना। ये बनेगा मेरा n sin 2t, ये बनेगा 2 ओम, दिस इज 2 ओम, ठीक है। अब बताओ ये 4 ओम जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, इसके बाद बताओ कितना आएगा, 4 इंटू 2/1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16 ओम। और ये जो सोर्स है इसकी पोलैरिटी देखो ध्यान से, ऊपर कौन सी पोलैरिटी है, नेगेटिव। करो जरा सोल्व करो, इसको जरा सोल्व करो, ठीक है। हाँ जी, तो बनेगा 4 sin 2t, नहीं 4 नहीं बनेगा, 8 बनेगा भाई, 2/1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 8 sin 2t प्लस 30 डिग्री। और ये कनेक्शन नीचे वाला इसमें हो गया, देखो ये सर्किट बन गया इसका। लेकिन अब इसमें I2 करंट नहीं आएगा, ध्यान रखिए, इस ब्रांच में I2 करंट नहीं होगा, ठीक है। हाँ इसमें करंट कितना होगा, I2। आज बोलिए सर, जब ये अल्टरनेटिंग सोर्स है तो हम ऊपर प्लस माइनस क्यों लगाते तो वो इंस्टेंट पे है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये प्लस और ये माइनस है, उस इंस्टेंट में ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, इसका ये मतलब, ठीक है। आज बताओ दोस्तों, आगे बढ़ो, ठीक है। ये क्या हुआ, कनेक्शन करो, कनेक्शन हो गया। लेकिन ध्यान रखना I2 करंट नहीं रहेगा इसमें, कितना करंट हो गया इसमें, इधर वाला करंट हो गया है, क्योंकि आपने इधर की साइड रेफर किया, I1 करंट हो गया, समझ आया। अच्छा गलती से ये नहीं करना है, जरा देखो कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे वाला पॉइंट अगर ऊपर कर दिया होता तो क्या मिस्टेक होती इस बार, ये प्लस जो है ऊपर चला जाता है, ये मिस्टेक हो जाती है, आप समझे, इसलिए डॉट समझाया मैंने। सोर्सेज के केस में डॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करनी। अब बताओ क्या करंट आएगा, क्या वोल्टेज आएगी, ठीक है। जरा देखिए करंट क्या है, इसको साइन का रेफरेंस ले लो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10 एंगल 0, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 एंगल 30, 8 एंगल 30, क्योंकि 30 डिग्री है ना, साइन को रेफरेंस ले रखा है तो साइन, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8 एंगल 30 और ये बन जाएगा 10 एंगल 0।
तो अब बताओ केवीएल लगाते हैं तो टोटल वोल्टेज कितनी है सर्किट के अंदर, माइनस टू प्लस करोगे तो वोल्टेज जुड़ जाती है ना, 10 एंगल 0 प्लस ये भी जुड़ जाएगी 8 एंगल 30, ये तो टोटल वोल्टेज है सर्किट के अंदर, और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस या इंपेडेंस बताओ टोटल कितना है 18 ओम, 18 से डिवाइड करो बताओ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो बताओ करंट कितना है, I1 की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, कितने है बताओ, 0.966 एंगल 13.29, एंगल कितना है 13.29, 13.29 यार सही बात है। अब इसको वापस साइन में कन्वर्ट कर दो करंट, तो ये बन जाएगा, साइन को रेफरेंस लिया था ना हमने, तो बन जाएगा साइन ऑफ 2t प्लस 13.29, ये बन जाएगा, ठीक है जी। वापस इसको साइन में कन्वर्ट करो, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा क्या आ जाएगा करंट आई का, ये I1t आएगा, टाइम का फंक्शन, तो I1t आ गया मेरे पास। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है I2 करने का, जरा देखो ये करंट जो है इस कॉइल में नीचे की तरफ जा रहा है, इसका अंदर डॉट से क्या कर रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो करंट है ये क्या कर रहा है कॉइल में घूम के ऊपर की तरफ नहीं आएगा, ऐसे देखो कॉइल में ऊपर की तरफ आ रहा है, डॉट में क्या कर रहा है एंटर, और ये डॉट से क्या कर रहा है लीव, तो ये डॉट में एंटर कर रहा है, इसका तो जो रेशियो आएगा I1/I2 का वो कैसा आएगा इज इक्वल टू N2/2 पॉजिटिव आएगा। और अपने को I1 पता है, आप क्या निकाल सकते हो I2 निकाल सकते हो, समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो पूछिए। तो मैंने बताया कि किस तरह से रेफर करते हैं, अब ये आसान क्वेश्चन था, मैं इसको मुश्किल बना सकता हूँ, ठीक है चलिए थोड़ा मुश्किल बनाते हैं, ठीक है थोड़ा मुश्किल बनाते हैं, मैं रब कर दूं, समझ आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट जरा देखिए, find this I1t, हाँ 4 to 1, ओरिएंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉइल की, डॉट लगाने में हेल्प करेगी आपको। आइए दोस्तों, कुछ बनी बात, सर्किट अगर सही बना दिया ना आपने फिर मिस्टेक नहीं होगी, ये तो आगे कैलकुलेशन है, बस आगे तो नेटवर्क थ्योरी है। सर्किट बनाए हो गया, सर्किट बन गया, चलिए पहले सर्किट बनाते हैं, बाद में सोल्व करेंगे इसको। देखिए तो डॉट लगा रहा हूँ सबसे पहले, यहाँ पे डॉट लगा दो, यहाँ पे डॉट आएगा, फिर इधर कहाँ पे आएगा, इधर यहाँ पे डॉट आएगा, करेक्ट है। अब जरा देखिए अब क्या करें, अब ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होगा, रेफर होगा, ठीक है। तो जरा देखिए सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट बनेगा, एक तो ये सोर्स है,
इसकी वैल्यू कितनी है 100 sin 2t, 100 sin 2t। अब बताओ अगर मैं इसको इधर रेफर करूंगा तो क्या बनेगा, ये 4 का क्या बन जाएगा, 4 का क्या बन जाएगा, 4 इंटू में क्या बनेगा 2/1, 4/2 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 हो। अच्छा ये क्या बनेगा बताओ सोर्स, इसकी पोलैरिटी ध्यान से देखो ऐसी रहेगी, क्यों रहेगी ऐसी, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट ऊपर से कनेक्ट हुआ ना, ये यूं कहीं आ जाएगा, ठीक है। बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा 8 sin 8 क्यों आया भाई 2t + 45 क्योंकि 4/2 है ना, 4/2 is 2, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 8 बन जाएगा। नेक्स्ट आता जे वाला है, ये कितना बनेगा बताओ कितना बनेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, जे 8 बनेगा, 4/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब इसको रेफर करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये वाला पॉइंट ऊपर कनेक्ट होगा, इसका मतलब ऊपर इस सोर्स का क्या आएगा, माइनस आएगा कि प्लस आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ देखो इस सोर्स के जस्ट बाद में यहाँ पे कनेक्ट होगा, 4 से बाद में नहीं, 4 से पहले, गलती नहीं कर रही है भाई, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा, तो इस सोर्स के जस्ट बाद में आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। बताओ क्या बना, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 10 sin 2t की, तो माइनस ऊपर आएगा, माइनस ऊपर आएगा प्लस नीचे आएगा, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी 40, इसकी वैल्यू आएगी 40, सही है, 40 sin 2t प्लस 40 sin 2t प्लस 45, यही है ना 45 है 30 है 30, ठीक है भाई ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है कैपेसिटर, कैपेसिटर की वैल्यू बताओ क्या बनेगी माइनस जे 90, 16 से मल्टीप्लाई है ना, 4/1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई है माइनस जे 90, ठीक है भाई ये बने। अब सुनो मैं साइन को रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं साइन को रेफरेंस ले रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 एंगल 0, 100 एंगल 0, ये क्या बनेगा बता जरा 40 एंगल 30, ये बन जाएगा 40 एंगल 30, ये बन जाएगा 40 एंगल 30। अच्छा ये क्या बन जाएगा 8 एंगल 45, ये बन जाएगा 8 एंगल 45। और आपको ये वाला करंट बताना, ये वाला करंट बताना 5.9। अब ये वाला करंट कैसे निकाल जाता है, देखो अगर मैं नीचे वाले को 0 मान लूं, नीचे वाली वोल्टेज को अगर मैं 0 मान लूं, ठीक है, तो ये वाली वोल्टेज क्या बन जाएगी, ऊपर वाली यहाँ वाली पॉइंट की वोल्टेज क्या बन जाएगी, देखो -2 प्लस चलोगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, -2 प्लस चल रहे हो तो वोल्टेज ऐड होती है ना, तो अगर ये 0 है तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 8 एंगल 45, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ये वोल्टेज बन जाएगी 8 एंगल 45। अच्छा अगर ये 0 है तो ये वाली वोल्टेज क्या बन जाएगी बताओ, यहाँ पे 0 है तो -2 प्लस चलोगे तो जुड़ जाएगी वोल्टेज, क्योंकि डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स है ना बीच में, यहाँ पे नहीं सोच सकते वैसे आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया बीच में कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मुझे नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता सीधा, यहाँ से सीधा ऊपर जा सकता हूँ क्योंकि डायरेक्ट मुझे वोल्टेज पता है बीच में। तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी बता देना, यहाँ की वोल्टेज आएगी 100 एंगल 0, एक आगे 100 एंगल 0, एक आगे 8 एंगल 45, तो इधर का करंट आ जाएगा मेरे पास, बट मुझे तो पिछला करंट चाहिए। अगर ये करंट आ जाए और ये करंट आ जाए तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ये वाला करंट आ जाएगा, क्या करें, सही बात है, केसीएल लगा दूंगा, आगे वाला करंट आ जाए और ये वाली ब्रांच का करंट आ जाए तो दोनों को जोड़ दूंगा तो ये वाला करंट आ जाएगा, सही बात है। अब आगे वाला करंट कितना है, जरा देखिए ये वाला करंट कितना है, ये वाला करंट आएगा दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय 16, तो क्या बनेगा ये बताओ जरा, 100 एंगल 0 माइनस 8 एंगल 45 डिवाइड बाय 16, ये तो करंट इधर का आ गया, ठीक है भाई। आप निकाल लो क्या है, क्या आया करंट, ठीक है, करंट आर एंगल थीटा में बता दो करंट क्या है, ठीक है, जिनको आप कैलकुलेटर में सोल्व करो, है कितना है 5.9 एट एंगल ऑफ -3.4, ठीक है, ये वाला पहला करंट आ गया। अब दूसरा इस ब्रांच का करंट चाहिए, इस ब्रांच का करंट कैसे निकालते हैं बता दो, यहाँ की वोल्टेज है 10 एंगल 100, नहीं सॉरी 100 एंगल 0, 100 एंगल 0, इसे नीचे की तरफ आओ प्लस हो जाएगा, -2 प्लस आ रहा है ना, वोल्टेज प्लस हो जाएगा कितना 40 एंगल 30 और माइनस दिस जंक्शन वोल्टेज नोट लगा दो ना, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज -0 डिवाइड बाय इस पाथ का इंपेडेंस, इस पाथ का इंपेडेंस कितना है बता दो -j96, ये आपको नेटवर्क थ्योरी में समझ आएगा, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं। वैसे यहाँ की वोल्टेज माइनस, जब भी आपको किसी ब्रांच में करंट चाहिए होता है
तो आप एक काम करो, उस ब्रांच में करंट के लिए क्या करो, आप एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक आओ। अगर कोई वोल्टेज सोर्स बीच में लगा हुआ है तो उसकी वोल्टेज को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ कितनी है 100 एंगल 0 माइनस टू प्लस आ रहे हो तो जुड़ेगा 100 एंगल 0 प्लस 40 एंगल 30, और तो इस ब्रांच में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। 100 एंगल 0 प्लस 40 एंगल 30 माइनस दिस जंक्शन वोल्टेज 0 दूसरे जंक्शन की, अब जंक्शन में आ जाओ सीधा और डिवाइड बाय इस ब्रांच का जो भी इंपीडेंस है, ये सारी टोटल वोल्टेज होगी इस ब्रांच की, इस ब्रांच के अक्रॉस टोटल वोल्टेज डिफरेंस हो गई है और डिवाइड बाय ये, ठीक है। तो करंट आ जाएगा इस ब्रांच का, कितना आया करंट बताओ जरा। 1.4 एंगल कितना है 98.44, क्या है ये, इधर का करंट आ गया, इधर का करंट आ गया, तो पिछला करंट क्या आएगा बताओ, दोनों को जोड़ दो, दिस करंट प्लस दिस करंट, विद एंगल जोड़ना है, ध्यान रखना ये एसी है भाई, इसमें केवल मैग्नीट्यूड नहीं ऐड करने, एंगल भी ऐड करना पड़ेगा विद एंगल। तो आप बताओ ये करंट कितना आएगा, केसीएल लगा दिया मैंने, दिस करंट प्लस दिस करंट, दोनों करंट ऐड कर दिए, तो आप बताओ पिछला करंट क्या आएगा 5.7 एट एन एंगल ऑफ 10.49। अब इसको वापस साइन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि साइन रेफरेंस वाला था ना मैंने, तो साइन में कन्वर्ट करोगे क्या बनेगा ये 5.7 साइन ऑफ 2t प्लस 10.4, समझ आया? हाँ जी 16 ओम में कैसे करंट निकालें? 16 ओम में इधर की वोल्टेज पता है, इधर की वोल्टेज पता है सर कैसे 100 वोल्ट उसको ले लिया है जी, कैसे उसको उसको 100 एंगल 0 कैसे ले लिया ये कह रहे हो, देखो नीचे वाला मैंने 0 अज्यूम कर लिया, 0 अज्यूम किया तो यहाँ पे बीच में वोल्टेज सोर्स डायरेक्टली कनेक्ट है इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच। तो अगर मैं 0 इसको बोलूंगा तो 0 से ऊपर चढ़ना शुरू करो, यहाँ पे क्या बनेगा, 0 से ऊपर चढ़ेगा तो माइनस टू प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो 0 प्लस 100 एंगल 0, तो यहाँ की वोल्टेज 100 एंगल 0 हो जाएगी, और ये पॉइंट पूरा एक ही है सर 40 एंगल 30 भी तो ले सकते हैं। नहीं, बीच में इंपीडेंस आ गया ना, इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज नहीं पता। जरा देखो अगर आप यहाँ से ऊपर चलना शुरू करोगे तो यहाँ की वोल्टेज पता है आपको, 0 मान रखी है, आपको इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता, तो आप यहाँ से यहाँ की वोल्टेज बता नहीं पाओगे, जबकि यहाँ से सीधा आप यहाँ पे आ जाओगे क्योंकि बीच में वोल्टेज आपको पता है, समझा? इसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा 100 एंगल 0, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करें। हाँ जी सर, अगर इस वाले ट्रांसफार्मर को मतलब इस वाले पार्ट को बाद में मैं रेफर करूँ, इस वाले को बाद में रेफर करूँ, अच्छा तो सीधा 4 के क्रॉस ही निकाल के आ जाएगा, अगर मतलब वो वाले को मैं पहले रेफर कर दूँ, इस वाली साइड को आप पहले रेफर कर रहे हो, हाँ जी, तो मतलब वो उससे आप ये करंट निकाल रहे हो, तो मतलब जो आपने पहले निकाला था उस ब्रांच में तो वही सीधा I1 होगा, आप कह रहे हो कि इस ब्रांच को पीछे एक बार इस ब्रांच को छोड़ ही दो, एक बार इसको पीछे करना है, इसको बाद में रेफर किया ना, इसको पहले कनेक्ट कर दिया ऊपर वाली को, इसको मैंने बाद में कर दिया नीचे वाली को, पहले इसको कनेक्ट कर दिया, हाँ। ठीक है, उससे आपने ये निकाल दिया, उससे नहीं ये निकाल दिया, उसे करंट आ गया, ठीक है, तो ये करंट तो केवल इसके इफेक्ट की वजह से, सर वो तो पैरेलल में लगानी है, मैं पीछे लगा दूँ पैरेलल में, पीछे कहाँ पे, मतलब दूसरे इसके पीछे, यहाँ पे, यहाँ नहीं, डॉट वाला पॉइंट डॉट से कनेक्ट करो सर, मैंने बताया ना डॉट वाला पॉइंट फेस सेम फेज में होता है, ये इस यहाँ पे क्यों कनेक्ट कर रहे हो, इसके साथ क्या लेने दे रहे हैं इसका, भाई देखो ना, यहाँ की वोल्टेज अगर E1 है तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी E1/4 और यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी E1/2, इसका मतलब ये जो कॉइल है वो इसके साथ कपल्ड है और ये कॉइल इसके साथ भी कपल्ड है, आप समझे? इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो इससे रिलेटेड है, ये पॉइंट इससे रिलेटेड है, ये इसके साथ नहीं रिलेटेड है, समझे मेरा पॉइंट? आप ऐसा नहीं कर सकते, डॉट वाले पॉइंट, इसीलिए तो डॉट समझाया मैंने आपको, डॉट को इकट्ठा करना है, ठीक है, क्लियर है? अभी आगे बढ़े, डॉट पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, रब कर दूं? चलिए मैं रब कर रहा हूँ, उससे गलत आएगा आंसर, आप चेक करके देख लो, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट जरा देखिए, एक और क्वेश्चन, उसके बाद रेफर करेंगे करंट सोर्स को, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसमें, उसके बाद करंट सोर्स को रेफर करना सीखेंगे। जरा देखिए मिस्टेक नहीं करिए बिल्कुल भी, बहुत बार मिस्टेक हो चुकी है, अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे, अब गलती हो।
तुमको रेफर कर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। मैं अलग क्वेश्चन बना रहा हूँ, ऐसे जस्ट मुश्किल बना दो चीजों को। मुश्किल तो कुछ नहीं होता, मुश्किल तो दिमाग का बस वो होता है परेशानी, और कुछ नहीं। Find this I1. Find I1. देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन बड़े आसान है ये केवीएल कैसे लगाना है और कुछ नहीं है। फाइंड I1, जरा देखें, मुझे लगता है दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए मैं जरा सोल्व करा रहा हूँ, सुनिए भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको परेशानी आएगी, क्या? पहले तो डॉट लगाओ, देखो यहाँ पे डॉट लगा दिया, दूसरा डॉट कहाँ पे लगेगा? इधर लगेगा, क्या कहते हैं? क्योंकि वायर देखो कोर के ऊपर से है, तो यहाँ पे कोर के ऊपर से तो इधर है ना वायर। अब आप बोलोगे सर डॉट तो पहले से कनेक्ट कर रखा आपने इधर, है ना? अब ये क्या है? डॉट तो पहले से इधर कनेक्ट कर रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन में डॉट जब भी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कनेक्टेड रखी हो, ठीक है, समहाउ कैसे भी कनेक्ट की हो, अगर कनेक्ट कर रखी है आप रेफर मत करो, कोई फायदा नहीं है रेफर करने, ठीक है, छोड़ दो इसको, सही ऐसे छोड़ दो, ठीक है। जरा देखिए कैसे करेंगे। एक साइड का करंट देखकर दूसरी साइड का करंट आप अज्यूम कर लो अपनी तरफ से, जैसे मेश करंट नहीं अज्यूम करते हैं या ब्रांच करंट अज्यूम करते हैं, तो ऐसे ही आप कोई भी करंट अज्यूम कर लो दूसरी तरफ, किधर भी कर लो, आपकी मर्जी है। चलो मैं इधर कर लेता हूँ I2 करंट, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा अगर इधर I2 करंट आएगा तो इधर से कितना करंट आएगा? I2 तो आएगा, क्या कहते हो? इधर I2 करंट नहीं है, ऊपर जाना है भाई, तो इधर से भी तो I2 आएगा। और इधर से अगर I1 आ रहा है तो नीचे इधर कितना आएगा? इधर I1 आएगा, तो इस ब्रांच में कितना करंट आएगा बताओ? नीचे किधर? I1 इधर आ रहा है, I2 उधर गया, तो कितना आएगा? I1 माइनस I। तो सबसे पहला काम होगा आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना, हर ब्रांच में आपको करंट पता होना चाहिए, समझ आया? सबसे पहला काम क्या है, ठीक है, सबसे पहला काम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने बोला इधर I1 दे रखा था, इधर I2 मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया, ठीक है। आप इधर भी उल्टा भी अज्यूम कर सकते थे, अगर उल्टा अज्यूम करते तो फिर क्या होता है? इधर I2 आता, उधर भी I2 आता, इसमें से निकल के I2 आता ना, तो उधर से I1 आ रहा, तो इसमें कितना करंट होता फिर? I1 प्लस I2 करंट होता, ठीक है। अब जरा देखिए अब क्या करेंगे, इनको रेफरेंस ले, साइन को रेफरेंस ले लो और इनको फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसको क्या लिखूंगा बताओ? इसको क्या लिखूंगा? अगर साइन रेफरेंस दूंगा तो 100 एंगल 30, इसको लिख लो 100 एंगल 30। तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा? 100 एंगल 30 और ये बन जाएगा 10 एंगल 0। बहुत बढ़िया, यहाँ तक बिल्कुल आसान था, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, अब मेरे पास ये सर्किट है, इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे वो जरा देखिए। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये वोल्टेज मैं V1 अज्यूम कर रहा हूं, डॉट पे प्लस और माइनस, तो इधर की वोल्टेज मेरी V2 आएगी। मान लीजिए मैंने इसको V1 अज्यूम कर लिया, तो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी? V2। और बताओ पोलैरिटी क्या होगी? V2 की, इधर प्लस और नीचे माइनस। वैसे अगर आप उल्टा भी दिखा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ऊपर प्लस नीचे माइनस दिखा देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब रेशियो लेंगे अपने आप को नेगेटिव साइन आ जाएगा, नहीं समझे? तो आपकी मर्जी है, पोलैरिटी कुछ भी दिखाओ। तो खैर आप पोलैरिटी दिखा रहे हो, इधर प्लस डॉट पे प्लस और इधर भी डॉट पे प्लस दिखा दे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इससे क्या फायदा होगा? इससे जो इनका रेशियो आएगा V1/V2 का, वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, N1/N2 पॉजिटिव रेशियो आएगा। लेकिन गलती से अगर उल्टा दिखा दिया होता है इसमें आपने, तो फिर रेशियो कैसा आता है? तो आप पोलैरिटी कैसे भी दिखा सकते हो, वो अपने आप कंपनसेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला इधर V1 है तो इधर मैं क्या अज्यूम कर लूं? V2, सही बात है। अब मैं KVL लगा रहा हूं, लूप इक्वेशन बना रहा हूं, और कोई इलाज है नहीं है उसमें। ऐसे क्वेश्चन में जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्ट होती हैं, उनमें आपको लूप लगाना होता है, मेश लगाना होता है, या मेश तो खैर नहीं लगेगा, मेश करंट नहीं है, ब्रांच करंट है, तो इसका अंदर क्या लगाओगे आप? इसमें लूप KVL लगाओगे। KVL लगाते हैं, पहला लूप ये ले लो,
इस लूप में केवीएल लगाओ, जरा देखें, देखो यहां से स्टार्ट करो, माइनस टू प्लस चलते हो तो इसका मतलब वोल्टेज क्या होती है, प्लस होती है। अच्छा यहां पे जरा देखो, करंट इधर एंटर कर रहा है, इधर प्लस आएगा और इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है, ऐसे आएगा देखो। तो अब बताइए यहां से चलो क्या बनेगा, 10 एंगल 100 एंगल 30। अब जरा देखो इधर से इधर जा रहे हो, करंट लोड में उधर जा रहा है, इंपीडेंस में उधर जा रहा है, इसका मतलब हायर इधर होगा और लोअर क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि हायर टू लोअर जाता है ना करंट, समझा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये आएगा 100 एंगल 30 माइनस J6 इंटू क्या आएगा बताओ जरा, I1 माइनस J6 इंटू I1। अब यहाँ से प्लस से माइनस आ रहे हो आप, तो क्या आएगा माइनस V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 आपने अज्यूम किया, माइनस V1, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, तो ऊपर 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 देखो, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका इधर प्लस होगा और इधर क्या होगा, जिधर करंट एंटर करता है उधर प्लस होता है, जिधर से लीव करता है उधर माइनस होता है, तो प्लस इधर है माइनस इधर, तो माइनस बताओ क्या आएगा, -4 इंटू बताओ क्या आएगा, I1 माइनस I2 और बराबर किधर जी, बहुत बढ़िया। पहली इक्वेशन आपने लिखी, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, केवीएल इस लूप में चलते हैं, सही है, लिखे जरा देखिए क्या बनेगा। यहां चलो ऊपर की तरफ चलो चाहे नीचे की तरफ चलो, उल्टा चलो कोई फर्क नहीं पड़ता तो, ठीक है। हाँ तो बताइए जरा, यहाँ पे ऊपर की तरफ चल रहा हूँ मैं, बताओ कितना बनेगा, 10 एंगल 0 प्लस का बनेगा, प्लस 10 एंगल 0। अब बताओ इसके ऊपर वोल्टेज आएगी, प्लस आएगी कि माइनस आएगी, प्लस। क्यों भाई, क्योंकि ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, करंट उधर से एंटर कर रहा है इधर से लीव कर रहा है, तो प्लस आएगा, कितना आएगा प्लस, प्लस 4I2, प्लस 4I2, सही बात है। अब इधर आ जाओ, इधर से घूम के इधर आओ, बताओ क्या आएगा, माइनस टू प्लस चल रहे हो तो क्या आएगा, प्लस V2, सही बात है। नेक्स्ट आओ जाओ इसमें क्या आएगा फिर, और घूम के नीचे आ रहे हो तो माइनस आएगा, क्योंकि करंट इसमें नीचे की तरफ है, तो माइनस कितना आएगा, 4 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हो गई, अननोन कितने हैं, I1 I2 V1 V2 चार अननोन है, लेकिन इक्वेशन कितनी आई, दो, मुझे दो और चाहिए। अभी क्या करें, -10 नहीं प्लस 10 आएगा, देखो माइनस टू प्लस चल रहा हूँ, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव बैटरी में एंटर हो नहीं बैटरी ये सोर्स है, सोर्स में पोलैरिटी करंट डिसाइड नहीं करता, सोर्स के अंदर जो पोलैरिटी होती है वोल्टेज सोर्स में, वो पोलैरिटी करंट डिसाइड नहीं करता, ठीक है, वो तो फिक्स होती है सोर्सेज की, सोर्स तो फिक्स है, इसी पोलैरिटी आएगा। तो बताओ माइनस से प्लस ऐसे जा रहा ना, जुड़ेगा, ठीक है, सोर्स को नहीं देखना होता, इंपीडेंसेस को देखना होता है, बस इंपीडेंस में देखना होता है। आपको समझ आएगा यहाँ तक, मुझे ये बताओ, ठीक है भाई। अब सुनो, चार अननोन है और इक्वेशन कितनी है, दो, मुझे दो अननोन और चाहिए, दो निकल आएंगे, V1 और V2 का रेशियो निकलेगा और एक I1 और I2 का रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो बताओ जरा V1 और V2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा रेशियो, V1 और V2 का रेशियो होगा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, डॉट के ऊपर इधर भी प्लस, डॉट के ऊपर इधर भी प्लस, इसका रेशियो कैसा आएगा, पॉजिटिव, इज इक्वल टू क्या आएगा, N1/N2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और, I1 और I2 रेशियो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, I1/I2 N2/N1 होता है, बट प्लस N2/N1 आएगा कि माइनस N2/N1 आएगा, जरा देखते हैं। ये करंट नीचे आ रहा है, इसका मतलब डॉट से क्या कर रहा है, ये करंट कॉइल में लीव कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब डॉट से नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा ये करंट क्या हो रहा है बताओ जरा, ये करंट डॉट से क्या कर रहा है, इधर की तरफ ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब डॉट से क्या कर रहा है, ये डॉट से लीव ही कर रहा है, ये नहीं समझ आएगा आपको, I2 नहीं ऐसे नहीं जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब डॉट से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कॉइल के अंदर, और ये डॉट से कॉइल के अंदर नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये भी लीव कर रहा है डॉट से और ये भी डॉट से लीव कर रहा है। तो जब भी डॉट से लीव करे दोनों तरफ क्या होता है रेशियो, नेगेटिव। मैंने आपको ज्यादा पॉजिटिव करंट का रेशियो कब होता है, जब एक तरफ डॉट से लीव करे और एक तरफ डॉट में एंटर करे। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस हो N2/N1, N2/N1 इज 2/4, मजा आ गया, ठीक है। कितनी इक्वेशन होगी, चार ही अननोन। लेकिन अब सुनिए कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि अंदर तुम बस कोई किसी में पुट कर दो, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जरा देखो, मुझे निकालना क्या है, I1, मुझे क्या क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, V1 V2 I2, ये रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले V2 को रिप्लेस करते हैं V1 की टर्म में, करें जरा, तो V2 को रिप्लेस करो V1 की टर्म में, तो V2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, या V1 इज इक्वल टू रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। V1 इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ जरा, 2V2। सबसे पहले V1 को एलिमिनेट करते हैं, एक को हटाते हैं,
तो V1 पर 2V2 लिख दो, 2V2, बहुत बढ़िया। एक चीज एलिमिनेट करते हैं, एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा, मजे आ रहे, ठीक है। अब सुनो, अब V2 को भी एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे? यहां से V2 निकालते हैं और इसमें पुट करते हैं, इस इक्वेशन से V2 एलिमिनेट हो जाएगा। क्या कहते हैं? ठीक है, बचेगी किसमें इक्वेशन पूरी तरह से? I1 I2 में बचेगी। और फिर मैं क्या करूंगा, फिर I2 को I1 की टर्म में लिख दूंगा, पूरी इक्वेशन किसी टर्म में रह जाएगी, I1 की टर्म में। तो अकॉर्डिंगली सोचिए कि क्या पूछा है और मुझे क्या क्या एलिमिनेट करना है, आप समझे? तो चलिए यहां से V2 निकालते हैं। सबसे पहले V2 निकाल, पहले V1 की जगह पे मैंने लिख दिया 2V2, सही बात है, V1 को एलिमिनेट कर दिया, V1 हट गया दोनों इक्वेशन से। अब V2 निकालते हैं और V2 को यहां पे पुट करते हैं, इस इक्वेशन से V2 एलिमिनेट करते हैं। बताओ V2 को क्या, इस माइनस V2 को बराबर इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2V2, सही बात है, करेक्ट है भाई। अब इस 2 को नीचे ले आओ, इस 2 को हटाओ यहां से, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 50 और ये बन जाएगा J3 और ये बन जाएगा 2, सही बात है। V2 की वैल्यू आ गई, सही है। मैं उस 2V2 को इधर ले गया तो V2 आ गया और उस 2 को नीचे ले आया फिर सब। अब V2 की वैल्यू इसके अंदर पुट करो तो बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा 10 एंगल 0 प्लस 4I2 प्लस V2। V2 की वैल्यू क्या है? V2 की वैल्यू है 50 एंगल 30 माइनस J3 इंटू I1 माइनस 2 इंटू I1 माइनस I2। ये लो जी, ये मेरी किसकी वैल्यू है? V2, ठीक है। माइनस 4 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, सही बात है। जरा देखो, इस तरह से V2 की जगह पे मैंने ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब सुनो, अब ये इक्वेशन तो I1 और I2 में रह गई है, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए I1। तो एक काम करते हैं, I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो I2 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ जरा? माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2 कर दो, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। समझ आया? यहाँ से सीधा इधर I2 निकल आया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से मुझे इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। इनमें KVL KCL लगेगा और कुछ नहीं लगना, ठीक है। तो आप बता सकते हो क्या? कर लोगे आगे सोल्व? आगे कर लोगे भाई? इजी है। तो I2 की वैल्यू I1 की टर्म में पुट कर दो तो ये बन जाएगा, बताओ कितना बनेगा? ये -8 I1 बन जाएगा, है ना। I2 की जगह पे -2 I1 रख दो तो ये बन जाएगा -8 I1, -8 I1। नेक्स्ट आप जरा देखिए, यहाँ पे I2 की जगह पे क्या कर रहे हो? -2 I1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा +2 I1। तो एक I1 पहले से है तो क्या बन जाएगा? 3 I1 और 3 × 2 6 बन जाएगा। क्या आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे I2 माइनस I2 है और I2 की जगह पे -2 I1 रख दो तो अगेन यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 I1, यहाँ पे 3 I1। और अब आप देख सकते हो पूरी इक्वेशन I1 की टर्म में, यहाँ से आप सीधा सीधा क्या निकाल सकते हो? I1। किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है, पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पहले तो ये लूप की इक्वेशन बना लो, फिर ये लूप की इक्वेशन बना लो, दो इक्वेशन आ गई, फिर एक V1 V2 की इक्वेशन बनेगी और एक किसकी बनेगी? I1 I2। लेकिन पोलैरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोलैरिटी ध्यान रखनी है। अच्छा सुनो, अगर किसी ने पहले शुरू में I2 इधर लिया होगा तो क्या दिक्कत होगी? तो कोई गलत आता क्या? नहीं, तभी गलत नहीं होता। बट यहाँ पे क्या फर्क होता है? यहाँ पे सुनो क्या फर्क होता है। यहाँ पे I1 और I2 का रेशियो क्या होता है? इस बार पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये करंट नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये डॉट में एंटर कर रहा है और ये करंट डॉट से लीव कर रहा है। ये भी नीचे आ रहा है बट ये डॉट से लीव कर रहा है और ये डॉट में एंटर कर रहा है। इसका मतलब इस केस में रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आंसर भैया, तो आंसर से टेंशन लेनी, समझ आ रही है? एक और क्वेश्चन हो जाएगा सही, ठीक है। रब कर दूं, देखो इसमें कोई रेफर करने का कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई रेफर नहीं करना। रेफर कब करना होता है? जब प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में कनेक्टेड ना हो, समहाउ ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं लगाना है, ऐसा रूल नहीं लगाना, ठीक है। चलिए मैं रब कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन कीजिए। रब कर दूं? अब ऐसा क्वेश्चन को लोग देखते छोड़ देते, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखे महाभारत आ गई, पता नहीं क्या आ गया, ठीक है, तो देखते छोड़ देंगे। बट ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिंपल KVL KCL का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा मुश्किल और हो जाए।
नहीं भाई मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ यार, थोड़ा सिंपल होना चाहिए, लंबा जितना बड़ा डायग्राम होगा ना उतना सिंपल होता है क्वेश्चन, पता है? तो मैं थोड़ा मुश्किल ही बना, थोड़ा जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कन्वेंशन है उसी को फॉलो करते हैं ना। कन्वेंशन ये होता है कि जितना बड़ा डायग्राम होता है उतना क्वेश्चन इजी होगा, तुमसे डरना नहीं होता, ठीक है? ध्यान रखें। तो मैं आपका कन्वेंशन चेंज नहीं करता, वैसे मैं मुश्किल बना सकता हूँ उसको, ठीक है? मैं कनेक्शन टेढ़े मेढ़े कर सकता हूँ, कैसे भी कर दो यार, खुद ही क्वेश्चन बनाओ, खुद ही करना सोल्व कर लो, ठीक है? ऐसा करो, अपने आप कनेक्शन चेंज करना शुरू करो, ठीक है? और फिर सोल्व करके देखो उसको, ठीक है? ये अच्छी आदत है, इससे आप समझ जाओ। 10 sin 3t and this is my capacitance minus J6, ठीक है? थोड़ा आसान सा करो। This is 100 cos 3t, ठीक है? हाँ जी, आपको बताना है करंट क्या आएगा, IT, और ये है 4 to 1, 4 to 1, this is 2 1, ठीक है? ये आपको बताना है करंट क्या आएगा, IT, फाइंड दिस IT। ध्यान रखना है कोस एक साइन है, तो एक को रेफरेंस लोगे, अगर साइन को रेफरेंस लेते हो तो उसको साइन में कन्वर्ट करके एंगल लिखो इसको, ठीक है? और अगर कोस को रेफरेंस लेते हो तो ये आ जाएगा 100 एंगल 0, और फिर इसको कोस में कन्वर्ट करके लिखो, समझ आया? तो ये ध्यान रखना है। करें भाई, डॉट लगाए, सेकंड का डॉट इस पहले वाले डॉट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है? पहले वाले के डॉट के साथ दूसरे वाले के डॉट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग रेफर होगा ना, ये तो स्क्वायर को देख के रेफर होगा, इसके कनेक्शन स्क्वायर के अकॉर्डिंग, इसके डॉट के अकॉर्डिंग आएंगे, उसको थोड़ी ना पिछले वाले के साथ कोई लेना देना है। तो आपकी मर्जी है, जैसे आपको लगाना है वैसे लगा दो, ठीक है? जरा देखिए, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, डॉट का थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। अगर पहला डॉट आप यहाँ लगा रहे हो तो इस कॉइल इस कोर के साथ जो भी कॉइल लगेगी ना उनका डॉट इसके रेफरेंस से आएगा, इसका नहीं, इसका नहीं। जरा देखो, यहाँ पे डॉट लगाया तो इसमें डॉट यहाँ पे कहाँ पे आएगा, इधर, और यहाँ पे इधर, सही है? यहाँ तक सही है भाई, ये तो कर लिया होगा सबने। बिकॉज देखो कॉइल जो है, वायर जो है वो कॉइल कोर के ऊपर से है, तो ये वाली साइड ऊपर से है और एक ये वाली साइड ऊपर से, तो यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, सही बात है? अब सुनो, इसमें कहाँ आएगा, इसमें क्या करें? अब इसमें आपकी मर्जी है, कहाँ पे लगाओ डॉट, कहीं पे लगा दो, इसके लिए पुराने वाले को भूल जाओ, इसकी नई शुरुआत करो। इसमें डॉट कहाँ पे लगाएं बताओ? तो अगर डॉट में इसका इधर लगा दूं, मान लीजिए ये वाला डॉट इधर लगा दूं, तो इधर कहाँ डॉट आएगा बताओ? ये कॉइल कोर के नीचे से है, तो नीचे से ये वाली साइड है ना, तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। और कुछ लोगों ने इधर डॉट लगाया हुआ तो फिर इधर आ जाएगा डॉट, एक ही बात, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, ठीक है? दूसरे ट्रांसफर का डॉट जो है वो अलग से, वो आइसोलेटेड होता है, पहले वाले से आइसोलेट कर दो उसको। अब सुनो, इसको इधर रेफर करो अकॉर्डिंग टू डॉट, इसका कनेक्शन डॉट के अकॉर्डिंग बनेगा, इसको रेफर कर दो, ठीक है? जरा देखें, चलिए जरा देखते हैं, बताओ कितना बनेगा? J6 क्या बनेगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 से, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है? तो मैं इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं, जरा देखिए, इस ट्रांसफर रब कर रहा हूं, और ये जरा देखो, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसका ग्रीन वाला डॉट इधर इधर था। अगर आप उधर वाला डॉट लगा दें, इधर वाला डॉट इधर से कनेक्ट होता है, अगर डॉट इस वाले ट्रांसफर इधर लगाया होता तो इधर वाला पॉइंट इधर से कनेक्ट होता ना, फिर एक ही बात है। चलिए बताओ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी -J24। अब तो पुराना ही क्वेश्चन बन गया वो, अब तो पुराने वाले क्वेश्चन बन गए तो नहीं, अब तो बस रेफर करना है, ये डॉट ये डॉट ये डॉट सेम पॉइंट है, ठीक है? तो ध्यान से इसको कन्वर्ट करना है और आपका करंट निकाल लोगे फिर मेरे हिसाब से, ठीक है? नीचे वाली ब्रांच में अगर वोल्टेज सोर्स कैसे, जैसे कि देखो मैं बना देता हूँ फिर से, ये क्या था, नीचे से था ना ये ऐसे, और ये भी नीचे से था इधर वाले, ऐसे कुछ है ना? अब सुनो, यहाँ पे कोई अलग से इसी ब्रांच में अलग से लगा हुआ, इसी ब्रांच में अगर कोई वोल्टेज होता है तो बड़ा आसान है।
अगर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना, इसको हटा के सीधे यहाँ पे कनेक्ट करना है। और वैल्यू वोल्टेज सोर्स की अकॉर्डिंग टू इसके टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग रेफर हो जाएगी। नहीं, वोल्टेज किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 से। पोलैरिटी ऐसी पड़ी रहने दो, इसकी ऐसी पड़ी रहेगी, ये वाला पॉइंट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, ये वाला यहाँ से कनेक्ट हो। बस जैसे उसको जैसे पहले रेफर करते थे वैसे तो इसको यार यहाँ से रेफर करना, ये अलग है। पहले इसको इधर रेफर कर लो, इसको इधर रेफर कर लो, फिर जो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा उसको दोनों को फिर इधर ले आओ। इसका मतलब एक तरह से 2 बार रेफर करना पड़ेगा और कुछ नहीं। सर्किट बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, सोल्व कर लोगे, ये होमवर्क है, इसको करना है, ठीक है। तो पिछले वाला सर्किट ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको करके लाना है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट तरह देखिए, तो आगे बढ़ते हैं, करंट को कैसे हम रेफर करते हैं, ठीक है। तो रेफरिंग ऑफ करंट सोर्स, ठीक है, रेफरिंग ऑफ करंट सोर्स रब कर दूं। चलिए करंट सोर्स को रेफर करना सीखते हैं। रेफरिंग ऑफ करंट सोर्स, करंट सोर्स को कैसे रेफर करते हैं वो जरा देखें। देखो ये डॉट यहाँ पे, ये डॉट यहाँ पे। अच्छा इधर मान लीजिए I2 करंट है और इधर है I1 करंट। तो इस साइड अगर I2 करंट किसी ब्रांच में फ्लो कर रहा है तो उसका अफेक्ट इधर कितना है? I1। I2 करंट का अफेक्ट प्राइमरी साइड कितना है? I1। इसका मतलब है, और मैं जानता हूं क्या, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या है? N2 बाई N1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू I2 इंटू N2 बाई N1। N2 बाई N1 सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, कोई परेशानी तो नहीं है? I1 इक्वल टू I2 इंटू N2 बाई N1 सही बात है, या तो कोई डाउट नहीं? अब जरा देखिए, इसका मतलब है कि अगर मेरा सेकेंडरी साइड I2 करंट है, अगर उसको कन्वर्ट करना आपको I1 की टर्म में, तो I1 की वैल्यू क्या आएगी? बताओ जरा। I2 इंटू जिस साइड आप रेफर कर रहे हो, जिस साइड आप उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना चाहते हो, उस साइड की टर्म नीचे करो इसका, ठीक है। जैसे इस N1 साइड निकालना चाहते हो ना, तो N1 को आप नीचे करो और N2 को आप क्या करो? ऊपर करो। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? समझ आया? इसका मतलब है आप जरा देखिए, जो I1 आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा I2 इंटू जो इधर का करंट है वो इंटू जिस साइड आप रेफर कर रहे हो उस साइड की टर्न किधर रखो? उस साइड की टर्न नीचे रखो N1 और इस साइड की टर्न ऊपर रखो। इस तरह से करंट रेफर होगा, इस तरह से मेरा करंट रेफर होता है। तो अगर कोई सोर्स होगा, करंट सोर्स, वो भी ऐसे रेफर होगा, क्योंकि करंट सोर्स भी तो करंट ही होता है एक तरह से, नहीं समझे? ब्रांच करंट को तो डिसाइड करता है वो, तो एक तरह से वो भी ऐसे रेफर होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? बताओ भाई, करंट का पता है कैसे रेफर करते हैं? जिस साइड आपको करंट रेफर करना है आप क्या करो? उस साइड क्या ले लो? उस साइड की टर्न नीचे लो और अपोजिट साइड की ऊपर। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी, माइनस की प्लस, माइनस प्लस का भी ध्यान रखना। वो कैसे ध्यान रखोगे? वो डॉट से याद अपने आप ध्यान देगा, डॉट से अपने आप ध्यान देगा, ठीक है। जैसे कि अभी क्वेश्चन करते हैं उसमें बताता हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं उनसे क्लियर हो जाए, डोंट वरी। आपको समझ आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए जरा देखिए, अब इसके क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे रेफर करते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से सोल्व करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको ट्राई करते हैं। देखिए मेरे पास एक सर्किट है, ये आपकी बुक्स में नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी बुक पढ़ोगे, रेफरेंस बुक जो भी BS बिमरा वगैरह आप, या फिर अपना IG नगरात कोठारी, ये सब जो पढ़ते हो उन सब में नहीं है भाई ये सब, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ, तो आपको सही से समझना है, क्योंकि ये पूरा ट्रांसफॉर्म को समझा के रख देगा, खासकर डॉट कन्वेंशन, ठीक है। ये डॉट से बड़ी मिस्टेक होती है, प्लस माइनस गलतियां होती रहती है। या फिर आप क्या करते हो, फेजर से माइनस करो फिर उसको उल्टा करो। बुक्स में ऐसे दिया होता है कि सेकेंडरी साइड का पहले करंट निकाल लो I2, फिर I2 को रेफर करो इधर I1। फेजर से नहीं करते हो, I2 इधर दिखाते हो आप, है ना, फिर I1 को इधर दिखाते हो, इसको उल्टा करते हो। तो नहीं बनाया आपने?
ट्रांसफर तो सबने पढ़ लिया होगा, ठीक है। जैसे ही करते थे ऐसा काम नहीं करना, ठीक है, तो छोड़ दो, सब गलत है, ठीक है, वो सब गलत, क्योंकि I1 और I2 सेम फेज में, उल्टा कैसे कर रहे हो आप? I1 और I2 उल्टा कैसे लिख रहे हो आप? मैंने आपको बताया डोर से एक लीव कर रहा है और एक डोर से एंटर कर रहा है, तो दोनों का रेशियो कैसा है? पॉजिटिव। जरा देखो I1 और I2, मैंने बोला N2/N1 होता है, नहीं होता है? कब होता है ये? जब एक तरफ डोर से क्या कर रहा हूं, एंटर, और दूसरी तरफ लीव कर रहा हूं। अब मान लीजिए I2 को मैं Im sin ओमेगा t ले लूं, तो I1 क्या आएगा बताओ? I1 क्या आएगा? I1 आएगा, अगर I2 की जगह पे ये ले रहा हूं तो I1 की जगह क्या आएगा? I2 उधर ले जाओ बस, क्या आएगा? N2/N1 into Im sin ओमेगा। दोनों का फेज बताओ क्या है? ये sin ओमेगा t, ये भी sin ओमेगा t, इसका दोनों का फेज क्या है? सेम है भाई। आप उल्टा क्यों दिखाते हो? जबकि आप फेजर बनाते हो, अभी मैं फेजर समझाऊंगा आपको। फेजर में आप दिखाते हो कि इधर मेरा E2 है तो इधर I2 लैग करेगा, I2 का इफेक्ट, फिर इधर क्या दिखा देते हो? I1। क्यों? ये गलत है, समझ आया? क्यों गलत है? उल्टा कैसे दिखा दिया? समझ आया? उल्टा कैसे दिखा दोगे? सेम फेज है, I1 और I2 सेम फेज में रहेंगे। सर नो लोड कंपोनेंट नहीं आता है इसमें? नो लोड भी आता है वो, बट इसका इफेक्ट देख रहा हूँ ना मैं I2 का, वो मैं बताता हूँ। अगर प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड I2 है तो उसकी प्राइमरी साइड क्या आएगा? I1। आइडियल ट्रांसफॉर्म में IE नेग्लिजिबल होता है ना, तो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ऐसा पढ़ा होगा मेरे ख्याल से आपकी बुक में, ठीक है, ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा। और ये याद रखो, अगर एक तरफ डॉट से लीव कर रहा है और एक तरफ डॉट में एंटर कर रहा है तो जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। इट मींस दोनों करंट क्या आएंगे? सेम फेज में। अगर एक साइन ओमेगा t है तो दूसरा भी क्या आएगा? हाँ, एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगा, एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, वो एक अलग फैक्टर, ठीक है। एम्पलीट्यूड बदलेगा बट फेज दोनों का सेम होगा, फेज नहीं चेंज होगा। इसी तरह E1 और E2 का फेज क्या होगा? अगर डॉट पे दोनों का सेम साइन है तो पॉजिटिव रेशियो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये साइन ओमेगा t है तो ये भी क्या आएगा? साइन ओमेगा t। मान लो Pm sin ओमेगा t, उससे देख लो E2 क्या आएगा? वो भी Pm sin ओमेगा t समथिंग कुछ आएगा। एम्पलीट्यूड बदल जाएगा टर्न रेशियो के हिसाब से, बट वो भी sin ओमेगा t तो वो भी क्या आएगा? sin ओमेगा t। इसका मतलब जिस तरह से ये वैरी होगा उस तरह से दूसरे वाला वैरी होगा, दोनों क्या आएंगे? सेम फेज में आएंगे, ठीक है। और आपकी बुक्स में कई बार ऐसे लिखा होता है E1 ऐसे E1 E2 लगा के E1 को उल्टा कर देता है ना, ऐसे किया हुआ है, गलत है, समझ आया? इसमें एक मिस्टेक कर दी है इसने, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या मिस्टेक कर दी। लेंस लो को और फंसा दिया इसने, ठीक है, वो गलत कर दिया। तो इसलिए बुक्स में मिस्टेक्स हैं, खासकर इन बराबर, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो रबर चलिए, मैं कुछ करंट सोर्स का समझा रहा था आपको। करंट सोर्स जरा देखिए कैसे रेफर करते हैं। और ये डॉट तो है ही नहीं किसी बुक में, ठीक है, ये एक तरह से डिफरेंट थ्योरी है, आप उसको सही से पकड़ेंगे और ये पकड़ के कहीं पे मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में कहीं पे भी गलती नहीं होगी। इवन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर हर जगह डॉट से आते हैं, क्वेश्चन जो आ रखे हैं डॉट से आते हैं, बच्चे देखते छोड़ देते, ठीक है। ये डॉट कन्वेंशन में मिस्टेक रहती है हमेशा ही, उनको डाउट रहता है तो इस वजह से छोड़ देते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, डॉट कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक तरफ मैं डीसी सोर्स दे दूं तो क्या डीसी सोर्स को रेफर कर दोगे क्या आप दूसरी तरफ? समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर मान लीजिए एक तरफ डीसी वोल्टेज सोर्स दे दिया, जैसे ये ट्रांसफॉर्मर है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, आप जो बता दें सोचिएगा, ऐसे नहीं, जरा देखो, अगर मैं बोलूं कि इधर ये रजिस्टर है, ये डीसी सोर्स है 10 वोल्ट, और ये मेरा रजिस्टर है और ये एसी सोर्स, और यहां पे कोई रजिस्टर लगा, ठीक है, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, 100 सेंटीमीटर कुछ भी ऐसे, ठीक है। अब बताओ ये 2:1, तो आप डीसी को भी रेफर करोगे कहीं पर? बताओ है जी, जैसे होता है वैसे करोगे डीसी को भी? क्यों नहीं होगा सर, वो चेंज होगा। जरा देखो सुपरपोजिशन लगाते हैं,
पहले इस सोर्स की वजह देखते हैं, इसको डीएक्टिवेट कर दो और इसको भी डीएक्टिवेट कर दो, ठीक है। जरा देखते हैं करंट क्या आता है। इस तरफ करंट बताना ना मुझे I1। 3 सोर्स है सर्किट में, कौन कौन से? एक डीसी, एक एसी और एक एसी, 3 सोर्स है। तो एक सोर्स को एक टाइम पे लेते हैं, सुपरपोजिशन तो एप्लीकेबल होगा, ट्रांसफर इज लीनियर एलिमेंट, ठीक है। तो सुपरपोजिशन लगा के देखते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला पहले इसको डीएक्टिवेट कर दो, ठीक है, इसको शॉर्ट कर दो। वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा ये वोल्टेज सोर्स है, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। बचा सिर्फ इससे कैसा करंट आएगा? डीसी सोर्स है, डीसी करंट आएगा। नहीं डीसी करंट तो डीसी सोर्स तो डीसी करंट देगा, सही बात है। अब सुनिए, डीसी करंट से जो फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा? कांस्टेंट की टाइम वेरी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट फ्लक्स आएगा, अगर इसके अंदर फ्लक्स कांस्टेंट, तो क्या इधर वोल्टेज इंड्यूस हो पाएगी? नहीं। तो इसका मतलब डीसी सोर्स का इफेक्ट इधर नजर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? बिकॉज कांस्टेंट फ्लक्स आएगा इससे। तो इसका मतलब डीसी को रेफर नहीं करना होता, डीसी को रेफर नहीं करना होता। तो बस यही समझना था, बाकी सबको तो रेफर करना ही है, बाकी सबको तो रेफर करना ही है। तो इसका मतलब अगर मैं रेफर करूंगा इसको इधर नहीं क्या हुआ, तो जरा देखिए कैसे रेफर होगा। ये तो 2 का u का u आएगा और ये सोर्स मेरा u का u आएगा, ठीक है। कितना? 100 sin 2t। अब सुनो, ये 2 जो है ये कितना बन जाएगा? इधर आके डॉट डॉट देखो ना, इधर डॉट है इधर भी डॉट है, सही है। ये बन जाएगा 8 ओम। नेक्स्ट ये बता, इसका इफेक्ट आएगा 0। और वोल्टेज सोर्स का 0 होने का क्या मतलब होता है? 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस 0 होना। इसका मतलब क्या हो गया? शॉर्ट। वोल्टेज सोर्स क्या करता है? 2 पॉइंट के बीच डिफरेंस को मेंटेन रखता है ना। जैसे इधर 10 है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस हो कितना है? 10। अगर इसका इफेक्ट इधर आके 0 बन रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या है? 0। और 0 डिफरेंस कब होता है? जब दोनों क्या हो जाए? शॉर्ट हो जाए। समझ आया? तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा? 8 ओम आ गया, उसके बाद ये शॉर्ट कर दो, ये और ये शॉर्ट कर दो, तो बचा क्या? आपसे बताओ, 2 नहीं बचा। 2 को इधर रेफर करो, कितना आएगा? 8। 10 का इफेक्ट 0 आएगा इधर, ठीक है। ये बन जाएगा 8। नेक्स्ट आगे बताओ, ये 10 ओम क्या बनेगा? ये 10 ओम क्या बनेगा? 40 ओम। और ये क्या बनेगा? जी 20 सेंटीमीटर। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर की तरफ करंट आता है, ये I1 निकालो वाला करंट, समझ आया? दूसरा भी डीसी सोर्स सीरीज में होता उसके तब भी शॉर्ट हो जाता। अगर डीसी सोर्स ऐसे लगा होता, आप ही कह रहे हो ऐसे लगा होता सीरीज में, 2 ओम हटा लो तो लगा सकते हो। अगर मैं 2 ओम हटा दूं, सिर्फ यहाँ पे ऐसे लगा होता, ये क्या पे सर सीरीज में करो उसको 10 sin 2t की सीरीज में वैसे 2 ओम ऐसे डाल जाएगा। बस एक सिंपल रख लो ना, शॉर्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट क्यों होगा ना? अगर हम देखें तो 10 sin 2 जो पॉजिटिव साइड है तो वो वोल्टेज ऐड क्यों नहीं कर सकते हम? वोल्टेज डीसी के उसके डीसी कंपोनेंट उसमें ऐड क्यों नहीं हो सकता? प्रैक्टिकली देखें। हां इधर तो जो करंट आएगा वो डीसी प्लस एसी दोनों आएगा। ये डीसी सोर्स की वजह से करंट आएगा, इधर एसी सोर्स की वजह से करंट आएगा। सुपर पोजिशन लगाओ, उसका कंपोनेंट उस साइड इफेक्ट नहीं बट जो डीसी वाला करंट है वो इधर नहीं आएगा, होगा। समझ आया? तो क्योंकि मैं तो इधर रेफर कर रहा हूं ना, तो इधर नहीं आएगा। अब आई होप क्लियर हो, ठीक है। आज आगे बढ़ेंगे। जब हम रेफर करते हैं उस टाइम पे कहते हैं ना कि इधर वाला करंट है उसके इक्विवेलेंट करंट उधर है। डीसी के केस में नहीं करेंगे, फिर अब ये डीसी के केस में नहीं करेंगे। अगर मैं डीसी सोर्स लगाऊं ट्रांसफार्मर में, जरा देखो, अगर मैं ट्रांसफार्मर में डीसी सोर्स लगा दूं, मान लीजिए सर्किट है और यहाँ पे मेरा डीसी की सोर्स है 10 वोल्ट 2 ओम, और इधर मान लीजिए मेरा कोई लोड है, ठीक है, इधर मान लीजिए 2 ओम है। अब जरा देखो, यहाँ पे तो डीसी करंट आएगा, ठीक है, यहाँ से तो कुछ करंट आएगा, बट इधर 0 एम्पीयर आएगा, तो I1 अपॉन I2 N1/N2 तेरे बराबर हुआ क्या? नहीं, डीसी में नहीं होता। समझ रहा? जो ये रेशियो है I1 अपॉन I2 इक्वल टू N2/N1, ये कब होता है? एसी के केस में, ठीक है, एसी सोर्स के केस में। जब डीसी लग गया तो डीसी लग गया तो रेशियो कर ही सकते हैं। कर नहीं सकते, आप करंट का ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन अगर सर्किट को रेफर करना है एसी की वजह से कर सकते हैं। अगर मैं आप यहाँ से करंट पूछूंगा, यहाँ पे करंट कौन सा आएगा? जरा देखते हैं, सुनो, यहाँ पे करंट कौन सा आएगा? यहाँ पे करंट आएगा ओनली बिकॉज ऑफ एसी सोर्सेस। तो आप इसको अगर रेफर भी कर रहे हो सर्किट को इधर, तो आप जो आपका यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था डीसी वोल्टेज सोर्स, उसको आपने हटा दिया। सर पर रेफर तो तब करते हैं ना कि मैं पावर जो सेकेंडरी में कोई रेजिस्टर कंज्यूम करता है वो सेम हो प्राइमरी में जो कोई रेजिस्टर कंज्यूम करेगा, पावर सेम रहनी चाहिए ना, जो सेकेंडरी में पावर कंज्यूम हो रही है। नहीं, देखो अब यहाँ पे पावर वाला कंसेप्ट बिगड़ जाएगा, वो भी बिगड़ गया।
हाँ, बिकॉज यहाँ पे इधर की तरफ करंट डीसी करंट भी आएगा। बट मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ, मैं रेफर करते टाइम मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सोर्स है ही नहीं डीसी सोर्स, उसका इफेक्ट लेना ही नहीं ट्रांसफर की केस में। फिर तो रेफर ही नहीं कर सकते कोई। नहीं, मैंने हटा दिया ना इसको, मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया। मैंने बोला कि डीएक्टिवेट कर दो इसको, सिर्फ एसी टू एसी देखो। अब तो पावर कंजर्व है, अब तो मेंटेन है। डीसी में लोग लगाना ही नहीं सकते। डीसी में आप लगा सकते हो, आप रेफर तो कर सकते हो ना, बस इधर का करंट चाहिए मुझे। इधर का जो करंट आएगा ओनली बिकॉज ऑफ किसकी वजह से आएगा, एसी। इसलिए मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया और मैंने इनको रेफर करके इधर वाला करंट निकाल दिया। दिक्कत क्या है? सर डीसी के वजह से सेकेंडरी साइड में कोई करंट आएगा तो उससे पावर लॉस सेकेंडरी साइड में होगी ना। बिल्कुल होगी। तो वो वाली पावर वो इधर की तरफ नहीं ट्रांसफर होगी। तो एसी पावर इक्वल होगी। हाँ, एसी पावर इक्वल होगी। इसीलिए तो हमने एसी का इफेक्ट देखा है, सिर्फ एसी देखा है, डीसी वाले को ट्रांसफर ही नहीं किया। इसका जो पावर कंजर्वेशन होती है V1 I1 इक्वल टू V2 I2, कौन से वो होते हैं? एसी सोर्सेज की पावर होती है, आप समझे, एसी की वजह से होती है। अब यहाँ पे आप पावर कंजर्वेशन नहीं लगा सकते डीसी। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है इधर और मैं बोलूँ इधर की पावर, जो इधर पावर ट्रांसफर हो रही है, क्या सारी इधर आएगी? नहीं। ठीक है, एक मिनट रुको। जो इसको मिल रही है ना वो सारी इधर आएगी। हाँ, जो इसको मिल रही है वो इधर आएगी। इसका मतलब कंजर्व तो है पावर, इसके अंदर लॉस 0 है। जो इसको पावर मिलेगी वो सारी इधर आएगी। बट एक प्रॉब्लम है, जो इस सर्किट में पावर कंज्यूम्ड है वो डीसी की वजह से भी है। और जब आप रेफर करोगे तो रेफर करते टाइम डीसी का इफेक्ट हम रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि डीसी सोर्स जो होते हैं उसका जो फ्लक्स आता है वो कांस्टेंट आता है और उसकी वजह से यहाँ पे कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होती। पर जो वोल्टेज इंड्यूस होगी वो ज्यादा होगी कंपैरिजन में अगर डीसी नहीं लगा होगा, क्योंकि फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी तो बढ़ गया ना, क्योंकि करंट बढ़ गया। हाँ, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सैचुरेशन नेगलेक्टेड है, ज्यादा नहीं होगी। देखो और नहीं भाई, जरा देखो मैं बताता हूँ। आप एक पॉइंट पे कंफ्यूज हो गए, जरा देखो कैसे। आप कह रहे हो कि फ्लक्स बढ़ गया है, तो फ्लक्स बढ़ गया तो क्या होगा? वोल्टेज ज्यादा होगा। फ्लक्स कैसे बढ़ा? फ्लक्स के अंदर एक तो कांस्टेंट फ्लक्स है और एक टाइम वेरिंग फ्लक्स है। हमने रेट लेना और अब रेट ऑफ चेंज देखो क्या है। रेट ऑफ चेंज क्या रहेगा? वो तो इसी की वजह से आएगा। बढ़ किसके आया? वो तो कांस्टेंट है। क्योंकि वोल्टेज जो यहाँ पे इंड्यूस होगी वो तो किसकी वजह से चेंज होती है? रेट ऑफ चेंज की वजह से बढ़ती है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसकी वजह से वोल्टेज इंड्यूस होती है ना यहाँ पे। अब आप कह रहे हो सर फ्लक्स बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि एक तो कांस्टेंट फ्लक्स आएगा इस सोर्स की वजह से, इसके अंदर एक तो कांस्टेंट करंट की वजह से कांस्टेंट फ्लक्स आएगा और एक टाइम वेरिंग फ्लक्स आएगा इस सोर्स की वजह से। सही बात है, टाइम वेरिंग फ्लक्स आएगा तो टोटल फ्लक्स बढ़ गया, टोटल फ्लक्स है वो बढ़ गया। बट मुझे तो इससे कोई लेना देना ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगी वो किसकी वजह से होगी? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस होगी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में ये तो खत्म ही हो जाएगा, समझेगा आप? तो इसलिए डीसी सोर्स जो है वो इधर की तरफ नहीं रेफर होगा। ध्यान रखिए। हाँ जी सर, जब हम डीसी सोर्स को उधर ट्रांसफर करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट नहीं है, इसलिए उसको शॉर्ट कर दिया। हाँ, मैंने बोला इसकी वजह से इधर क्या इंड्यूस होगा? 0। इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इधर जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा? 0 वोल्टेज इंड्यूस होगी। तो देखो इसको रेफर किया 8, इसको रेफर किया 8, इसको रेफर करूंगा तो इसका इफेक्ट इधर कितना आएगा? 0। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। समझ आया? ये डीसी है भाई। तो डीसी वोल्टेज सोर्स एक तरफ है तो दूसरी तरफ उसका इफेक्ट क्या होता है? 0। उसकी वजह से कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होती। समझ आया? अगर हम सैचुरेशन में नेगलेक्ट ना करें फिर क्या इफेक्ट होगा? तब दिक्कत आ जाएगी, तब ये कोर सैचुरेट हो जाएगी। ठीक है, कोर सैचुरेट हो जाएगी और ये वेरिएशन साइनसॉइड नहीं रहेगा, हार्मोनिक्स आ जाएंगे। ठीक है, मुसीबत हो जाएगी, बहुत प्रैक्टिकल केस आ जाएगा। सर वाइंडिंग का केवीए सेम होगा तब भी ना? वाइंडिंग का सही सेम होगा, बिकॉज़ वाइंडिंग में जो पावर आएगी इधर वही पावर इधर आएगी। वाइंडिंग में पावर कुछ डीसी की वजह से भी आएगी? नहीं, वाइंडिंग में डीसी की वजह से पावर नहीं आएगी। सर उसके अंदर कोई करंट तो आएगा डीसी की वजह से? देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर है, इसमें करंट मान लीजिए डीसी की वजह से कांस्टेंट करंट आ रहा है। ठीक है, अगर इंडक्टर में कांस्टेंट करंट आएगा तो जरा देखते हैं कि कितनी पावर ये अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, 1 0 है जी, 1 आएगा। हाँ, इसकी वजह से यहाँ पे कोई वोल्टेज इंड्यूस हुई क्या? डीसी की वजह से नहीं सर होएगी। डीसी की वजह से यहाँ पे कोई वोल्टेज इंड्यूस होगी क्या? नहीं होएगी। यहाँ पे जो डीसी की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कांस्टेंट फ्लक्स आएगा ना? नहीं, तो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस क्या होगी? E1 = N1 d∅dt और इसके वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब इस सोर्स की वजह से यहाँ पे कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं हुई। तो जब वोल्टेज ही नहीं हुई तो ये जो करंट आएगा उससे मल्टीप्लाई होकर पावर कितनी आएगी? कॉइल कितनी पावर लेगी? 0 पावर लेगी। आप समझे मेरा पॉइंट?
तो डीसी की वजह से इस कॉइल के अंदर कोई पावर नहीं आ रही है, ठीक है। ये कॉइल शॉर्ट की तरह बिहेव कर रही है। और वैसे भी आप याद करो इंडक्टर क्या होता है, स्टडी स्टेट में शॉर्ट होता है। अगर डीसी सप्लाई दे दूं तो इंडक्टर ही तो है। सर इवन चाहे नहीं बढ़ा पर I1 तो बढ़ गया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इवन इनटू I1 क्यों दिखा इवन जीरो होता है। नहीं, इवन इंटू आई वन होता है। इवन बट अगर ये डीसी है तो ये भी डीसी होना चाहिए, तो भी पावर लेता है। अगर ये साइन वेव है और ये कांस्टेंट करंट है, अब आपको लग रहा है कि पावर आएगी, इससे नहीं आएगी। मान लीजिए कोई यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है वो साइनसॉइड है 2 sin 2t, और जो करंट आ रहा है वो 2 एम्पीयर आ रहा है कांस्टेंट करंट। ये कभी भी इसको पावर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, जरा मल्टीप्लाई करके देखो। ये है E1 और ये I1, E1 इंटू I1 ये बनेगा। अब इसको अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करके देखूं तो क्या प्लॉट होगा बताओ जरा, इस तरह का प्लॉट होगा। इसका मतलब एक हाफ में पावर आ रही है इसके पास, अगले हाफ में पावर क्या हो रही है, उतनी जा रही है। तो ऑन एन एवरेज कितनी पावर आई इसके पास, 0। लेकिन अगर ये सिर्फ डीसी होता, वोल्टेज भी डीसी होता और करंट भी डीसी होता, तो फिर पावर क्या होती, फिर तो पावर एब्जॉर्ब करता है, टोटल पावर 4 आती। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये ध्यान रखो, डीसी सोर्स के साथ डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ डीसी करंट सोर्स मिलकर ही पावर देता है। आप समझे? डीसी वोल्टेज है तो डीसी करंट मिलकर पावर आएगी। अगर एसी सोर्स है, एसी साइन मान लीजिए ऐसा है, चलो देखो sin 2t, तो यहाँ पे जो करंट आएगा अगर वो ऐसा आ जाए 2 sin 3t, ये इसके साथ कोई पावर नहीं देगा। इसके साथ कोई पावर नहीं आएगी इसकी वजह से। क्यों नहीं आएगी बताओ? क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। मल्टीप्लाई करके देख लो, उसकी एवरेज वाली 0 आएगी। फिर से करके देखें जरा, देखते हैं इसे कितनी पावर आएगी। ये करंट है मान लीजिए और ये वोल्टेज है मेरा, मल्टीप्लाई करके देखो कितना बनेगा, 4 sin 2t इंटू sin 3t। अब 2 से इसका 2 भाग ले लो और 2 अंदर रखो, सही बात है। अब बताओ ये पावर आ गई, VT इंटू I2 हो गई। ये वोल्टेज नहीं, ये करंट है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब बताओ ये बन गया। अब इसको इकट्ठा करो, 2 sin A इंटू sin B क्या होता है, cos A प्लस B, cos A प्लस B, cos A माइनस B करो ना, दिस इज A, दिस इज B, तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, तो cos ऑफ 5 ये आ गया। अब इसकी एवरेज 0 होती है कोसाइन की, एक पीरियड यहाँ तक का होता है ना, एवरेज इसकी 0 और इसकी भी 0। इसका मतलब ओवरऑल एवरेज पावर कितनी आई, 0। इसका मतलब एक हाफ में लेगा तो अगले हाफ में क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा। और ऑन एवरेज कितनी पावर इसने एब्जॉर्ब की, कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं की। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर पावर एब्जॉर्ब होती। कैसे जरा देखिए, मल्टीप्लाई करो, क्या बना 4 sin स्क्वायर 2t। अब इसकी एवरेज 0 नहीं है, बता दूं मैं आपको, ये बनेगा 4 इंटू 1 माइनस cos 4t/2। अब जरा देखो क्या बना, ये बना 2 से 2 कट गया, क्या बना ये बना 2 माइनस 2 cos 4t। इसकी एवरेज तो 0 होती है, 2 बट ये तो एवरेज 0 नहीं बना ना, इसका अब पावर जाएगी। करंट का फेज अलग भी तो हो सकता है। अगर करंट का फेज अलग हुआ, अगर यहाँ पर 3t और फेज अलग हुआ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके देख लो, 2t और 2t प्लस 90 कर दो, मान लो cos बन गया ये, 2t प्लस 90 करोगे तब भी 0 आएगी। हां सर ना वो क्यों, अब 0 नहीं आएगी। अब 0 क्या आएगी, एक मिनट जरा देखना पड़ेगा मुझे। साइन का फंक्शन बन गया, साइन का बन गया और ये बन गया cos, नहीं ये cos बन गया, ये क्या बन गया, साइन। टोटल साइन बन गया मल्टीप्लाई करके, टोटल क्या बन गया, साइन बन गया, तो एवरेज 0 आएगी इसकी। हाँ तो अब 0 देखो पावर, जरा देखो ना, पावर क्या होती है, पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट। अब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देख लिया कि कौन से केस में 0 बन रहा है, कौन से केस में 0 नहीं बन रहा। तो 0 केवल तब बनता है, सुनो 0 कब बनता है, या तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सोर्स डायरेक्ट हो, भाई करंट अलग फ्रीक्वेंसी का है, वोल्टेज अलग फ्रीक्वेंसी का है, तो 0 पावर आएगी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सोर्सेज मिलके, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का करंट और वोल्टेज, अगर दोनों की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, दोनों मिलके कभी भी पावर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पावर में पार्टिसिपेट होने के लिए एक कंडीशन है, क्या, वोल्टेज और करंट का फेज जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेम। और जो दोनों के बीच एंगल का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। 90 के अलावा कुछ भी हो पावर बन जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर 90 हो ना, अगेन पावर 0 आएगा। चेक करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, एवरेज पावर 0 आएगी, एवरेज वाली 0 आएगी। अगर यहाँ पे कुछ अलग होता है एंगल 60 और फ्रीक्वेंसी सेम है, तब पावर आएगी, तब एवरेज पावर आएगी। समझ आया? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये पार्शियल रिलेशन होती है, ठीक है, पार्शियल रिलेशन वो बताती है हमें, ठीक है। तो वो आपने अभी पढ़ा नहीं है, सिग्नल सिस्टम में पढ़ते वो चीज। सेम हार्मोनिक करंट का
वोल्टेज के सेम हार्मोनिक के साथ मिलकर ही पावर देता है, ठीक है। खैर वो चीज आपको बाद में पता चलेगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे डीसी की वजह से तो कोई वोल्टेज सोर्स पैदा ही नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे जो मिल गए डीसी करंट इसके साथ मिल गया कोई पावर देगा क्या? नहीं पावर देगा। समझ आया मेरा पॉइंट? तो आप ये गलती ना करें, रेफर करते टाइम डीसी सोर्स को कैसे रेफर करते हैं वो मैं बता रहा था आपको। डीसी सोर्स रेफर होता ही नहीं, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वो वोल्टेज सोर्स। अगर करंट सोर्स लगा हुआ है तो उसको ओपन छोड़ दो, इधर की तरफ ओपन कर दो। यहाँ पे अगर यहाँ पे करंट सोर्स होता है मान लीजिए, तो ये वाला जो 8 ओम होता है यहाँ पे क्या होता है ये ओपन, ठीक है, क्योंकि करंट सोर्स की वैल्यू 0 होना होगी इधर, करंट सोर्स की वैल्यू 0 रेफर होगी इधर। करंट सोर्स की वैल्यू 0 होने का मतलब है ब्रांच में करंट 0 हो गया, और ब्रांच में करंट 0 कब होता है? जब ब्रांच क्या हो ओपन, तो उसको ओपन कर दो। और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है? दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 0। इसका मतलब शॉर्ट कर दो, शॉर्ट होने से 0 होता है। आप समझे मेरा पॉइंट? तो इसका मतलब वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर दो रेफर करके, और करंट सोर्स है तो ओपन। कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़े। अगर आप इधर रेफर करें, ठीक है, चलिए इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करूंगा अभी, लेकिन पहले मैं करंट सोर्स को रेफर करना सिखाता हूं। करंट सोर्स को कैसे रेफर करते हैं पहले वो सिखा दूं, और उसके बाद ये डीसी सोर्स को भी कैसे रेफर करते हैं वो भी समझाऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। रफ कर दूं मैं, समझ आया मेरा पॉइंट? डीसी को रेफर नहीं करना, डीसी को एक साइड से दूसरी साइड रेफर नहीं करना होता। करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर दो, वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर दो, ये ध्यान रखिए। चलिए अब जरा देखिए करंट सोर्स को कैसे रेफर करते हैं वो बताता हूँ। एक मैं बता दूं आगे, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है। जो डॉट कन्वेंशन में मैंने करंट की डायरेक्शन बताई ना, वो एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन नहीं होती। डॉट कन्वेंशन लगाते टाइम क्या होता है बताओ जरा। मैंने आपको बताया था कि एक तरफ आप डॉट अपनी मर्जी से लगा दो, ठीक है, और दूसरी तरफ डॉट कैसे लगाते हैं जरा देखिए। यहाँ पे अपनी मर्जी से डॉट लगा दिया, ठीक है, यहाँ से करंट एंटर कराओ, उससे फ्लक्स आ जाएगा, उससे फ्लक्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर करंट किसी इंस्टेंट पे इधर है तो उस इंस्टेंट पे फ्लक्स ऐसे घूमेगा, सही बात है। अब दूसरी तरफ डॉट कहाँ पे लगा देते हैं हम? जहां पे डॉट लगाते हैं वहां से करंट एंटर करा के देखो। अगर फ्लक्स की सेम डायरेक्शन आ गई तो सही है, करेक्ट है डॉट, अदरवाइज गलत है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक्चुअल में भी करंट इधर फ्लो करेगा। जब लोड लगाओगे तो बाहर की तरफ आएगा करंट, ठीक है। ये तो जस्ट एक क्या है, एक तरीका है, एक जस्ट एक अप्रोच है लगाने की, लोड लगाने की तरीका है, आप समझे? तो इसको आप इससे कंफ्यूज ना हो। एक्चुअल में तो करंट बाहर आएगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको। नो लोड पे ट्रांसफर का वो अभी समझाना मुझे, फेजर वगैरह समझाना है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा करंट बाहर की तरफ क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ लेंस लो, ठीक है। तो उसकी वजह से करंट बाहर की तरफ आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन डॉट लगाने के लिए आपको इस तरह सोचना है कि करंट एक बार अंदर करके देख लो, उससे आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। चलिए मैं अब कर रहा हूँ, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जरा देखिए, मैं आपको बता रहा था रेफरिंग ऑफ करंट सोर्स। तो करंट सोर्स को कैसे रेफर करते हैं? अगर कोई सेकेंडरी साइड या किसी भी साइड कोई करंट सोर्स है, वैसे सेकेंडरी प्राइमरी ये वर्ड सही नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी तो कोई भी एक्ट कर सकता है, कोई भी साइड सेकेंडरी हो सकती है, कोई भी साइड प्राइमरी हो सकती है। क्यों भाई? जिस साइड आप सप्लाई लगाते हो प्राइमरी होती है, जिस साइड आप लोड लगाते हो वो सेकेंडरी होती है। तो कोई भी सेकेंडरी को प्राइमरी बना सकते हो, सप्लाई दूसरी साइड कर दो तो जो सेकेंडरी था वो क्या बन जाएगा? प्राइमरी। इसका मतलब ये जो सेकेंडरी और प्राइमरी वर्ड है ये सही नहीं है, ये आप रिलेटिव वर्ड है, ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन सप्लाई किधर लगा रहे हैं उसके, तो मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास दो वाइंडिंग है, ठीक है, दो वाइंडिंग है, ठीक है, इस तरह से। अब जरा देखिए, मैंने आपको बताया अगर मान लीजिए करंट इधर I2 है, तो अगर मैं I2 को इधर रेफर करूंगा तो कितना करंट आएगा? I2 को डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे। हाँ जी, अगर मैं I2 को इधर रेफर करूंगा तो I2 क्या बनेगा? I1 बन जाएगा, और I1 की वैल्यू क्या आएगी? I2 इंटू N2/N1। माने जिस साइड आप रेफर करते हो उस साइड की टर्न क्या होगी? नीचे, और अपोजिट की ऊपर। समझ आया? इस तरह से आप रेफर करोगे, इस तरह से I2 जो है वो क्या बन जाएगा? I1। कोई दिक्कत हो रही है? कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं? रब कर दूं मैं इसको? चलिए मैं इसको रब कर, आगे बढ़। सौरभ का चला ठीक। हाँ जरा देखिए, तो अब जरा देखिए करंट सोर्स को रेफर करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे रेफर करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि करंट को कैसे रेफर करते हैं, I2 को कैसे रेफर किया जाता है। तो करंट को रेफर करने का तरीका, जिस साइड आप रेफर कर रहे हो उस साइड का नीचे, अपोजिट की ऊपर, बस। स्क्वायर नहीं करना है। स्क्वायर किसमें होता है? इंपीडेंस में। इंपीडेंस में कैसे करते हैं? जिस साइड आप रेफर कर रहे हो उस साइड की टर्न ऊपर रखो, अपोजिट के नीचे, और उसका क्या कर दो? स्क्वायर। वोल्टेज में क्या होता है? स्क्वायर नहीं होता,
बाकी सब वही इंपीडेंस वाले होते हैं। बट करंट में जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है, टर्न उल्टी लेते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए मैं कोई डायग्राम बना रहा हूँ और उसमें करंट सोर्स को रेफर करना सिखाता हूँ, देखिए, और इसमें भी डॉट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी। अगर विदाउट डॉट चलोगे तो गलती हो जाएगी। मान लीजिए ये सर्किट आपको दे रखा है, जैसे ये सर्किट दिया हुआ आपको, सिंपल ऐसे लगा दूंगा, ठीक है, ऐसे सर्किट दे दूंगा, और ये दे रखा 2, ये दे रखा 1। आसान क्वेश्चन लेके चलते हैं पहले, ठीक है। आपको बताना है, बताइए ये करंट क्या है। फाइंड दिस करंट I1t, स्मॉल में। जब भी आप टाइम का फंक्शन लिखते हो तो स्मॉल में लिखा होगा, जब RMS वैल्यू लिखनी होती है तो कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। तो आप I1t बताइए क्या है, ठीक है, I1t। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जिस साइड का करंट पूछा उस साइड रेफर कर दो, ठीक है। तो उस साइड रेफर करो, कैसे रेफर करोगे, लेकिन पहले डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉट लगाते हैं, जरा देखिए, यहाँ पे डॉट लगाओगे तो इधर कहाँ पे डॉट लगेगा, नीचे। अब सुनिए, जब आप रेफर करोगे तो ये पॉइंट इससे कनेक्ट होगा और ये पॉइंट नीचे वाले से कनेक्ट होगा, करेक्ट है। अब जरा देखिए, कनेक्ट करते हैं, तो डायग्राम जरा देखिए क्या बनेगा। ये साइन को रेफरेंस ले लो, तो क्या बन जाएगा, 4 एंगल 0, ये बन जाएगा 4 एंगल 0, ठीक है। नेक्स्ट अब आइए, इधर बन गया 2 ओम, दिस इज माय 2 ओम, ठीक है। अब इसको रेफर करते हैं, तो जरा देखो, ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है ये ऊपर कनेक्ट होगा, नीचे वाला पॉइंट ऊपर कनेक्ट होगा। तो आप बताओ जरा, ये करंट सोर्स आएगा पहले, ये उल्टा हो जाएगा, नहीं, ये नीचे की तरफ आएगा, क्या कहते हैं। इमेजिन करो कि ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया और ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। तो इसको फ्लिप कर दो, इसको फ्लिप कर दो, ठीक है, ऊपर की तरफ ले आओ। तो जरा देखिए कैसा सर्किट बनेगा, ये नीचे वाली साइड ऊपर आ जाएगी और जो वोल्टेज सोर्स है उसका माइनस ऊपर आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, क्या कहते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा 10 एंगल 0, साइन को रेफरेंस लिया ना, 10 एंगल 0, और ये क्या बन जाएगा 3 एंगल 0 है जी। चेंज होगा सर, आपको होगा कौन सा रेफरेंस है, हाँ चेंज हो जाएगा भाई, सही कह रहे हैं। 10 का क्या बन जाएगा 10 का बन जाएगा 20, और ये कितना बन जाएगा 1.5, ये 1.5। 3 रेफर हो गया, 3 उल्टा रेफर होता है, 3 में 2 नीचे आएगा और 1 ऊपर आएगा, आप समझ रहे हो। तो कितना बनेगा ये 1.5, बिल्कुल सही है, थैंक यू, 1.5, ठीक है। या अब सुनो, ये रेजिस्टेंस नीचे वाली साइड को मैंने ऊपर दिखा दी, ये वाली साइड जो थी वो ऊपर दिखा दी है। अब ये वोल्टेज सोर्स आया, फिर ये क्या आएगा, ये 4 ओम, तो इसके सीरीज में आएगा, 4 ओम सोर्स के सीरीज में आएगा, लेकिन वैल्यू क्या आएगी इसकी 16 ओम, इसकी वैल्यू आएगी 16 ओम। अब आगे आ जाओ, करंट सोर्स यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने, करंट सोर्स 16 ओम के बाद यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये 6 ओम, 6 ओम का क्या बन जाएगा 24, बिल्कुल सही, 24। ये लो जी, ये सर्किट बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आपको बताना क्या है, आपको ये करंट बताना है I1t, आपको ये करंट बताना है I1t। तो कैसे बताइए, नोडल लगा दे, नोडल लगा दे। अब नोडल कैसे लगाते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं नोडल कैसे लगाते हैं। देखिए भाई, जंक्शन पॉइंट ढूंढिए सबसे पहले। अब जंक्शन पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच मिलती है, ठीक है। तो बताओ कितने जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे, कितने जंक्शन पॉइंट है, देखो यहाँ पे 3 ब्रांच मिल रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो कितने कितने, ये एक जंक्शन पॉइंट है इसका, ठीक है। एक जंक्शन पॉइंट ये हो गया, ठीक है, और एक जंक्शन पॉइंट ये हो गया, क्या करें, टोटल 2 जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। जंक्शन पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच मिलती है। N1/N2 में करंट में सर कैसे आपने प्लस ले लिया, N1/N2 प्लस मान लिया नहीं, मेरे को डायरेक्शन ही नहीं पता यहाँ पे करंट की क्या है, तो मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा रेफरेंस, ठीक है। मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा, मुझे डायरेक्शन पता ही नहीं ना यहाँ पे क्या है, डॉट से लीव कर रहा है कि एंटर कर रहा है, मुझे नहीं पता। आप बोलोगे नहीं सर ये करंट इधर, तो इधर से आएगा करंट, किसने बोला इधर से आएगा, इधर से भी तो आ सकता है, नहीं, आप ऐसा कोई कमेंट नहीं कर सकते।
तो कुल मिला के मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या डायरेक्शन करेगा, तो इसलिए मैंने रेशियो को पॉजिटिव ही लिया। मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें एक में डॉट से लीव कर रहा है तो दूसरे में डॉट में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली यहाँ से डॉट से लीव कर रहा है, यहाँ पे डॉट में एंटर कर रहा है, मैं ऐसा जूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो बाहर वाला करंट नहीं देखना होता, कॉइल वाला करंट देखना होता है भाई। कॉइल वाला करंट डॉट में एंटर कर रहा है, यहाँ पे कॉइल वाला करंट लीव कर रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से सोचेंगे। तो खैर मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया। अब जरा देखो, मैंने बोला कि जंक्शन पॉइंट ढूंढो। कितने जंक्शन पॉइंट है? 2 जंक्शन पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच मिलती है। ठीक है, अब बताओ, एक को रेफरेंस ले लो, किसको रेफरेंस लो, किसी को भी ले सकते हो रेफरेंस। इसको 0 वोल्ट अज्यूम कर लेता, रेफरेंस को 0 वोल्ट अज्यूम कर लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, V1, इसको अननोन मान लो V1। ठीक है जी, अब नोड लगाते हैं। अब नोडल क्या लगाते हैं, V1 को हाईएस्ट मानना होता है इधर। अब हाईएस्ट इधर है, हायर वोल्टेज ये है, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक चलना होता है वाया डिफरेंट ब्रांचेस, और हर एक ब्रांच का करंट लिखना होता है, और सबका टोटल करंट हम जानते हैं एक जंक्शन पॉइंट पे या एक नोड पे करंट क्या होता है, 0। ठीक है भाई, तो अब हमें KCL लगाना है। KCL ही नोडल होता है। नोडल जरा देखिए हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले समझ आ गया, 2 जंक्शन पॉइंट लो, 2 ही जंक्शन पॉइंट है तो 2 ही आएंगे। एक जंक्शन पॉइंट को रेफरेंस ले लो, किसी को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने इसको, इस जंक्शन पॉइंट को रेफरेंस ले लिया, ये मेरा 0 है, इसको मैंने मान लिया V1। अब मुझे क्या लगाना है, मुझे हर ब्रांच में करंट निकालना है। जरा देखिए इधर का करंट क्या है, इसको हाईएस्ट मान लो, अननोन को। अब यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, V1 निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि V1 आ गया तो ब्रांच का करंट, हर एक ब्रांच का करंट आ जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप मुझे इस I1T को भूल जाओ, एक बार इस I1T को भूल जाओ। ठीक है, सबसे पहले नोड वोल्टेज निकालते हैं, जंक्शन वोल्टेज निकालते हैं। कैसे? इसको हाईएस्ट मान लो। अगर ये हाईएस्ट है तो इससे करंट ऑलवेज क्या करेगा, लीव करेगा, ऑलवेज लीव करेगा, क्योंकि करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। और लीविंग करंट को पॉजिटिव मान लो, एंटरिंग करंट को नेगेटिव मान लो, और KCL लगा दो। KCL क्या कहता है, एट एनी जंक्शन टोटल करंट इज, नेट करंट इज 0। तो जरा देखो यहाँ पे हाईएस्ट है, इधर कितना करंट आएगा वो जरा निकालना पड़ेगा, इधर की इस ब्रांच में कितना करंट आएगा। अब जरा देखो इधर का करंट कैसे निकालेंगे, ये हाईएस्ट, यहाँ से एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक चलो, और V1 के अंदर जो इस ब्रांच के अंदर वोल्टेज सोर्स आ रहे हैं उनको प्लस या माइनस करो अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी। जैसे ही देखिए यहाँ से चलो V1 माइनस, अब वोल्टेज सोर्स का हिसाब किताब कर लो भाई। न्यूमरेटर में सारे वोल्टेज लिखो, डिनोमिनेटर में सारे ब्रांच के रेजिस्टेंस लिखो, तो उससे क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बताओ V1 माइनस, प्लस से माइनस आ रहे हो तो माइनस आएगा, माइनस बताओ क्या आएगा, 4 एंगल 0। थोड़ा तसल्ली दो भाई, V1 माइनस 4 एंगल 0 माइनस 0। ठीक है, एक जंक्शन का हो गया, एक ब्रांच का हो गया। देखो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक आते हैं वाया ब्रांचेस, तो पहले एक ब्रांच, इस ब्रांच के थ्रू आओ, इधर का करंट देखते हैं कितना आएगा, कितना आएगा, V1 माइनस 4 एंगल 0 माइनस 0 डिवाइड बाय ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है टोटल, इंपीडेंस 26 सही है। इस ब्रांच का करंट आ गया। अब इधर का जरा देखो, इस ब्रांच में तो करंट सोर्स लगा हुआ है, और करंट सोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो करंट को फिक्स कर देता है। ये बोलेगा कि जितनी मेरी वैल्यू है मैं उतना ही लूंगा, उतना ही दूंगा, विदाउट एनी करप्शन। ठीक है, इसका मतलब ये करंट फिक्स है, इसमें आप कुछ नहीं लगा सकते हो, नोड वगैरह नहीं लगा सकते इसमें तो करंट इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ ही आएगा ऑलवेज। और ये लिविंग करंट है, और लिविंग करंट को हम क्या मान के चले, पॉजिटिव और प्लस, क्योंकि देखो ये भी तो लिविंग करंट था, इधर की तरफ निकाला था ना ये करंट, लिविंग करंट था, पॉजिटिव लिखा इसको। अब ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कितना आएगा, 1.5 एंगल 0। इस ब्रांच का करंट आएगा। अब इधर का बताओ क्या करंट आएगा, इस ब्रांच में बताओ कितना करंट आएगा, इस ब्रांच में कितना करंट आएगा बताओ जरा, प्लस बताओ V1 प्लस 20 एंगल 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 16। ये तीनों करंट हो गए, तीनों करंट हो गए, नेट करंट आ गया, इधर का करंट, इधर का करंट, इधर का करंट, और टोटल सम वो आएगा 0। तो यहाँ से V1 आ जाएगा। क्या कहते हैं, बेसिकली मैं इसको नोडल बोल रहा हूँ, बट असल में तो KCL है। ठीक है, असल में तो KCL। तो आप बताइए V1 की वैल्यू क्या आएगी, जरा V1 अलग कर लो। V1 का कोएफिशिएंट है 1/26 प्लस 1/16, और बराबर की इधर देखो क्या आएगा, बराबर की इधर आएगा 4 एंगल 0/26 माइनस 1.5 एंगल 0 माइनस 20 एंगल 0/16। ये बने, तो यहाँ से आप V1 निकाल लो क्या है, यहाँ से आप V1 बताइए क्या है, माइनस 25.7 एट एन एंगल ऑफ है जी 0। हाँ 0, ठीक है।
जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सबके एंगल जीरो है और सारे के सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, जीरो आएगा, चेक करके देखो कैलकुलेटर से, ठीक है भाई। तो माइनस 27 पॉइंट ये आ गया, माइनस 25.7 एट एन एंगल ऑफ जीरो, ठीक है। अब जरा सुनिए, मुझे कौन सा करंट चाहिए? ये वाला करंट चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, इधर वाला करंट निकाल देता हूँ, इधर वाला, और उसके आगे क्या लगा दूँ? माइनस, क्या कहते हैं, इधर वाला करंट निकाल देता हूँ और उसके आगे माइनस लगा देता हूँ, तो उधर वाला करंट आ जाएगा, क्या कहते हैं, सही है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब इधर वाला करंट जरा देखिए कैसे निकालते हैं, अभी तो निकाला इधर वाला करंट, ये रहा ना, इस तरफ जो करंट आता है वो क्या आता है, V1 माइनस 4 एंगल 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 26, ये तो होता है, और उसके आगे माइनस और लगा दो तो उधर वाला करंट आ जाएगा। तो बताओ कितना करंट आएगा, V1 which is minus 25.7 angle 0, V1 minus 4 angle 0 minus 0 डिवाइड बाई 26, ये तो इधर का करंट है, और इसके आगे माइनस लगा दो तो कौन सा करंट आ जाएगा, उस डायरेक्शन में करंट आ जाएगा, IT, ठीक है, ये IT है। समझ आया अभी? नोडल तो सबको आता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, नोडल तो कर लेते होगे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वही मैंने AC में नोडल लगाते हैं और कुछ नहीं। बताओ जरा क्या आंसर आया, 1.14 एंगल 0, क्या आएगा मेरे ख्याल से 1.14 एंगल 0, चेक करके देखो, सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकता हूँ, चेक कर लो, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? चलिए अब जरा देखो 1.14 एंगल 0, ठीक है, तो इसका मतलब जो करंट आएगा ये वाला, उसको साइन वेव में लिख दो फिर से, आपके साइन रेफरेंस है ना, साइन क्या बन जाएगा, साइन 2, क्लियर है, ये मेरा करंट है। तो आपने देखा कि करंट को कैसे रेफर करते हैं दूसरी तरफ, ठीक है, उसका क्वेश्चन था बेसिकली, करंट को कैसे रेफर करना होता है, डॉट के पॉइंट से रेफर, डॉट के अकॉर्डिंग रेफर करना होता है, ठीक है जी। चलिए